थे उनके घर के आसपास रहते हैं कि सर उनके यहाँ ना अभी तो दिन रात ना आजकल भजन हो रहे हैं। दे आर वेरी थैंकफुल। जो मोतिया पकता है या मोतिया आता है या कैटरेक्ट होता है वो एक साथ दोनों आंखों में आता है या 1 by 1 आता है, ऐसा कुछ मिस होता है कुछ के? तथा मतलब सब कुछ चिपका हुआ था अंदर से, जिसको हमारे बोलते हैं। जिंदगी में पहली बार इसने रंग देखे हैं। ओह माय गॉड। हॉस्पिटल के बाहर गार्डन था, उसी के जो है 4-5 रोजेस का वो गुलदस्ता बना के लेके आई। जरूरी है। मैंने लाइफ में पहला किससे केस देखा पहली बार इतने 20 साल के करियर में। पेन फील हो अपने पार्ट पे और गुस्सा हुआ मैं बहुत ज्यादा उनके पार्ट पे, उनके पेरेंट्स के पार्ट पे। हाँ, हाउ इट्स पॉसिबल है कि आप एक आंख डैमेज हो चुका है और आप अगली दिवाली वेरी नेक्स्ट दिवाली आप ध्यान नहीं रख रहे हो। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कई बार ना हम कंपैरिजन करते हैं कि सर वहाँ लेंस इतने में डल रहा है, आपका चार्जेस इतने क्यों है। इंश्योरेंस में कवर हो जाता है, डिपेंड ऑन योर पॉलिसी कि आपने कौन सा पॉलिसी, कौन सा प्रीमियम आपने लिया हुआ है, वो कवर हो जाता है। जो है चोट लगने से खराब हो गई, हमारे पास आए ट्रीटमेंट दिया, आंख नहीं बचा पाए, सीधी सी बात। वेलकम, फिर से मैं आ गया हूं एक बहुत ही प्यारे सिटी के अंदर जिसका नाम है बठिंडा। और बठिंडा के अंदर आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने पिछले 20 साल में मोर देन 50,000 कैटरेक्ट सर्जरी, मोर देन 2,000 लेसिक सर्जरी और हजारों रेटिना की सर्जरी करी हुई है, रेटिना की ट्रीटमेंट करी हुई है। वैसे डॉक्टर गौरव मंगला सर हमारे साथ है जो वासु आई इंस्टीट्यूट में चीफ आई सर्जन है और उनकी जो स्पेशलिटी है वो है कैटरेक्ट और रेटिना एक्सपर्ट। सो यार इनसे हम क्या बात करेंगे आज? आज हम बहुत ही बेसिक, जिसके बारे में हर कोई जानता है, घर घर में उनको पता होता है, वो है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट। और कैटरेक्ट के बारे में हमको बरसों से पता है, हमारे दादाजी को, दादी को, बहुत सारे लोगों को हुआ है, आजू बाजू में भी बहुत सारे लोगों को होता है और हर किसी को होना ही होना है। बट आज हम है ना कैटरेक्ट को एक अलग तरीके से डिकोड करेंगे। सो बेसिकली ये एपिसोड के अंदर हम लोग कैटरेक्ट के कुछ अलग पहलू, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैटरेक्ट होता कैसे है, क्यों करना होता है, उसके ट्रीटमेंट्स क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, लेंस के रिलेटेड बहुत सारे मिथ है। तो हम लोग है ना एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए गौरव मंगला सर को पूछेंगे कि ये कैटरेक्ट है क्या। सर वेलकम। और ये है ना बहुत ही नॉर्मल वाला इंटरव्यू है। आप पहले तो इसको इंटरव्यू गिनो ही मत, ये ऐसे गिनो कि जैसे हम लोग एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो आम जनता तक पहुंचे, आम जनता को ये वीडियो देखने के बाद जो बेसिक चीजें हैं कैटरेक्ट के बारे में, उसके बारे में जानकारी मिले। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कैटरेक्ट होता क्या है? कैटरेक्ट कुछ नहीं है, भगवान ने हमें एक नेचुरल लेंस दिया हुआ है आंखों के अंदर और वो यंग एज में क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। लेकिन जैसे 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 एज बढ़ती जाती है उसके जो नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचर्ड होते हैं और उसको एक तरह से ओपेसिटी, मतलब उसको धुंधला कर देते हैं और जो नेचुरल लेंस धुंधला हो जाए उसको कैटरेक्ट कहते हैं। अच्छा, या मोतियाबिंद कहते हैं। अच्छा, तो ये जो धुंधला हो जाता है वो बेसिकली जो लेंस होता है वो लेंस धुंधला हो जाता है। यस। तो ये हर किसी को होता है? नहीं, हर किसी को नहीं, इसके कॉजेटिव बहुत फैक्टर्स हैं। ओके। द मोस्ट कॉमन इज एज के साथ 50 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस वो होना नेचुरल है। बाकी अदर फैक्टर्स भी काउंट करते हैं। रेयर लोगों को कंजेनाइटल जन्म से भी होता है, पेट से भी होता है, जिसको कंजेनाइटल बोलते हैं। ओके। और कई बार कई दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हो जाता है और कई बार, अभी दिवाली गई है, पटाखे छोड़े लोगों ने, आंखों में चोट लगी है और चोट लगी है तो मोतियाबिंद है, वो भी ट्रॉमा, मतलब आंखों में चोट लगना भी एक फैक्टर है। सो बेसिकली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला था कि ये कैटरेक्ट होता क्यों है? कैटरेक्ट वही है जो आपका जो नेचुरल लेंस है वो किसी भी वजह से, चाहे वो एजिंग की वजह से हो, चाहे आपकी डाइट की वजह से हो, या कोई आप दवाइयाँ ले रहे हैं या आंखों में चोट लगी है, वो जो क्रिस्टल क्लियर लेंस है वो ओपेक, मतलब धुंधला हो गया, उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। ओके। सो धुंधलापन होना उसको बेसिकली कैटरेक्ट बोलते हैं। राइट। और ऑब्वियसली ये जब कैटरेक्ट होता है तो एक आम इंसान जो है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपकी छवि दिख रही है मेरी आंखों के अंदर, मेरा माइंड उसको पढ़ पा रहा है। तो अगर मुझे कैटरेक्ट होने वाला है तो मुझे धुंधला दिखेगा? यस। थोड़ा ऐसा डिस्ट्रॉक्ट आएगा? इसमें जो सिम्टम्स शुरू होते हैं, सबसे पहले ये लगता है कि आपका जो क्वालिटी ऑफ विजन है वो कम होना शुरू हो जाता है।
Okay. क्वालिटी ऑफ जो आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिख रही होती हैं, आपको लगेगा फॉगीनेस, एक धुंध सी आंखों के आगे आ रही है। जब आप ड्राइव करोगे तो ऐसे लगेगा जो सामने वाली लाइटें आती हैं या तो आपसे सहन नहीं हो रही है, या जो हेडलाइट है उसके सराउंडिंग आपको एक हेलो स्टार जैसा नज़र आता है, और लाइट सेंसिटिव हो जाते हैं हम लोग। तो ये वन ऑफ द कॉमन एंड अर्ली सिम्टम्स। यानी मैं सिंपल लैंग्वेज में समझता हूँ तो मैंने आईफोन 17 लिया है, ओके, और उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। Right. वैसे भी आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन है जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट मैं जब उसके अंदर देखूं और मुझे वो क्लियर नहीं दिखे और मुझे लगे कि मोबाइल खराब है, बट वो शायद मोबाइल खराब नहीं है, मेरी आंखों की रोशनी शायद खराब हो गई है, क्योंकि मुझे वो एचडी व्यू नहीं दिख रहा है। वो एचडी व्यू है, बट मुझे एचडी व्यू नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उससे पहले कि बिफोर डायग्नोसिस कि आपको कैटरेक्ट हो गया, घबराने से पहले आप ये देखिए आईसाइट चेक कराइए डॉक्टर से। ऐसा ना हो कि नंबर ही चेंज हुआ हो। अरे अच्छा, वो भी तो है कि मेरे नंबर ही चेंज हुए हो। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे धुंधला दिख रहा है या फिर मेरी जो एचडी व्यू है, क्लियर क्लिस्टर व्यू है, वो मुझे नहीं दिख रहा है तो उसको कैटरेक्ट का नाम दिया जाए, वैसा जरूरी नहीं है। बिफोर डायग्नोसिस every symptom of eye is not a cataract. बिकॉज अगर आप देखो ना तो आमतौर पे हम लोग आंखों के डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, या जनरल कोई भी अस्पताल देखता है ना तो यही लगता है कि यहाँ पे कैटरेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे मोतियाबिंद की सर्जरी होती है, बिकॉज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज इक्वल टू मोतियाबिंद। आम तौर पे लोग ये जानते हैं। राइट। ये बहुत सही बात बताई सर ने कि हर ऐसा नहीं है भाई उस पर कैटरेक्ट ही हुआ है, उसके और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट या दीज आर द मेन सिम्टम्स। ये जो मेन सिम्टम्स है कैटरेक्ट के, ये आपने बताया। अच्छा, ये नॉर्मली आपने ये भी बताया कंजेनाइटल भी होता है, यानी जन्म से भी होता है, राइट। यानी एक तरीके से ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ रीजंस की वजह से क्या हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, समटाइम्स कोई मदर को इन्फेक्शन हो जाए, ओके, उसकी वजह से कन्वर्ट हो जाता है, या कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो, उसमें भी सिम्टम्स जो है कैटरेक्ट के आ जाते हैं बच्चों में। बट सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने को आ रही है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा तो पहली बार दुनिया देख रहा है, राइट। तो माँ तो उनके बच्चे की आंखों में जाके देख नहीं पाएगी कि उसको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कंजेनेटल कैटरेक्ट की अगर आप बात करो, बचपन से अगर कैटरेक्ट है तो वो पता कैसे चलेगा कि मेरे बच्चे को एक्चुअली कंजेनेटल? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत यार बच्चा तो पहली बार आ रहा है, जो पहली बार हम देखते हैं वही चीज सही होती है, तो पता कैसे चलेगा? बच्चा कैसे बोलेगा मेरे को धुंधला दिख रहा है? वो तो बोल भी नहीं पाता, बिल्कुल सही क्वेश्चन लिया। इसमें क्या होता है, एक तो कैटरेक्ट की कैटेगरी आ जाती है बिल्कुल वाइट कैटरेक्ट। तो उसमें मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको खुद ये लगता है कि जो बच्चा हम देख रहे हैं, बच्चों की आंखों में देख रहे हैं, और बिल्कुल सेंटर में वाइट कलर का रिफ्लेक्स आ जाता है। अच्छा, ओके। और इसको हमारी भाषा में कैट्स आई रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। आपकी जो सेंट्रल प्यूपिल पकली जिसको बोलते हैं, उसमें बिल्कुल आपको वाइट डॉट मोती की तरह रिफ्लेक्स नजर आएगा। दैट्स अ साइन ऑफ कैटरेक्ट। ओके। फिर कई बार जो अर्ली कैटरेक्ट होता है, बिल्कुल फाइन चेंजेस होते हैं जो आप नॉर्मली नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, वो नॉर्मली मिस भी हो जाते हैं। उसमें फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आपको ये लगता है कि जैसे ज़मीन पे कोई सामान गिरा हुआ है, उठाने में दिक्कत आ रही है, मम्मी पापा को पहचानने में दिक्कत आ रही है। अच्छा। राइट। तब पता लगता है यार बच्चा देख क्यों नहीं रहा है, फिर डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, फिर पता लगता है यार इनको कैटरेक्ट है। कई बार और ये होता है कि अर्ली स्टेज में कम होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कैटरेक्ट भी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर जब स्कूल जाता है, हाँ, तब उनको लगता है कि इनको बोर्ड देखने में या पढ़ाई लिखाई करने में परेशानी आ रही है। घर पे आके बोलेगा कि मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है या धुंधला दिख रहा है। तो उसमें अगेन ये नहीं है कि बच्चे को दिख नहीं रहा है तो कैटरेक्ट है। उसमें सबसे कॉमन साइन है कि बच्चों में भी चश्मा लगता होता है, विजन कम होता है, ग्लासेस लगते हैं। लेकिन अगर ग्लासेस से भी इम्प्रूव ना हो, ओके, कि चश्मा डॉक्टर खुद कह रहा है मैं चश्मा लगा रहा हूँ, नंबर लगा रहा हूँ, इम्प्रूव नहीं हो रहा, मंस इसको समथिंग एल्स। फिर जब हम चेक करते हैं तो पता लगता है कि ग्लासेस क्यों नहीं लग रहे हैं या नंबर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको कैटरेक्ट है। अच्छा, बट ये कोई घबराने या नहीं, इट्स अ रेयर थिंग। Congenital cataract is a rare thing, but we are facing daily. हमारे पास पेशेंट आते ही हैं। इसके अलावा मैं जानता हूँ आपके वहाँ पर पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी भी है, और छोटे बच्चों के भी आई के बहुत सारे दूसरे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी ट्रीट करते हैं। राइट। मुझे पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी का नहीं पता है, बट मुझे ईएनटी का पता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके एक प्रोटोकॉल्स होते हैं हर गायनेक या मैटरनिटी होम के अंदर के भी इतने टेस्ट तो
जैसे बेरा करके की ENT का टेस्ट होता है जिसमें उनके कान की क्षमता मापी जाती है कि भाई वो सुनाई कैसे दे रहा है। तो क्या ऐसी प्रैक्टिस हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी में भी होती है कि जन्म के टाइम पे कुछ टेस्ट करवा ले? बिल्कुल होता है, प्रोटोकॉल उन लोगों का जरूर फॉलो किया जाता है। हमारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, पीडियाट्रिक फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ अगर कोई निक्कू मतलब नियोनेटल ICU में जो प्रीमेच्योर बेबीज हैं, हाँ, जिनको इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, सिक है, प्रीमेच्योर है, लो बर्थ वेट है, वेट कम है, तो उनका तो मैंडेटरी है एक तरह से कि वो लोग हमारे पास भेजते हैं कि जस्ट गो फॉर नॉट ओनली कैटरेक्ट आई चेकअप और पर्टिकुलरली रेटिना। हाँ जी, एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम आरोपी बोलते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। हाँ जी। और अब क्या हो गया, जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रही है, हाँ, जो प्रीमेच्योर बेबीज पहले सरवाइव नहीं करते थे, अब पीडियाट्रिक्स हमारे और पीडियाट्रिक फ्रेंड्स इतने एडवांस हो गए हैं कि जो बिल्कुल ही लो बर्थ वेट, सर्वाइवल रेट जिसका चांस नहीं है, बिल्कुल 100 ग्राम 500 ग्राम का बच्चा है, 1500 ग्राम का बच्चा है, उनको भी बचा लेते हैं। हाँ जी, बहुत सारी स्टोरीज मिरेकल्स देखे हुए हैं हमने। लेकिन फिर क्या होता है, प्रीमेच्योर बेबीज बच तो जाते हैं, अच्छे सर्वाइव भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई पार्ट डेवलप नहीं होते हैं। वो फिर वन ऑफ द पार्ट इज रेटिना और आँख तो। हाँ, और रेटिना जब पेट से आने के बाद जब नेचुरली डेवलप होना शुरू होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं, जिसको हम आरओपी या रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। और ये जो पीडियाट्रिशियंस है वो फॉलो करते हैं कि हम लोग भी कि उनका फंडस चेक करेंगे, और अगर कोई चेंजेस है, फंडस मतलब रेटिना पर्दा चेक करेंगे, अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो उनको हम रूटीन फॉलोअप लेते रहते हैं। उसका ट्रीटमेंट भी है आरओपी का कि आप इंजेक्शन, अगर आरओपी डेवलप हो रहा है तो इसका भी अगेन ट्रीटमेंट शायद आज से 10 साल पहले इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन अब इंजेक्शंस आ गए हैं, लेजर्स आ गए हैं, तो आरओपी वाले पेशेंट्स, बच्चों की भी आंखें, उनकी निगाह बचाई जा सकती है। तो हमने बात चालू करी थी कैटरेक्ट की और उसमें कुछ नई बात समझ में आ गई। बट हम वापस कैटरेक्ट पे आते हैं और सर ने बताया कि कैटरेक्ट बाय बर्थ भी होता है, कंजेनिटल भी होता है। एंड आई एम श्योर कि अगर कंजेनिटल होता है फिर धीरे धीरे, जैसे आपने बताया, स्कूल में बच्चा जाता है तब भी कुछ बेसिक लक्षण होते हैं। और सो आई थिंक एक बेसिक प्रोटोकॉल के अंदर बच्चों की आई चेकअप इज समथिंग वेरी क्रूशियल नाउअडेज, कि बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली एज पे अर्ली डिटेक्ट करने के लिए कैटरेक्ट। इस पे मेरी सजेशंस भी है पेरेंट्स को, और नॉर्मली जो अच्छे स्कूल्स हैं वो फॉलो भी कर रहे हैं कि जब भी बच्चा अपना बेटे जब भी न्यू क्लास में एडमिट लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में जाते हैं, तो काफ़ी स्कूल वालों का एक प्रोटोकॉल होता है कि आप अपना जो बच्चों में कॉमन बीमारियां हैं उसमें एक आई है, उसमें कहते हैं आप अपना आई चेकअप कराइए। वन ऑफ द कॉमन इज डेंटल चेकअप कराइए, और ENT ईयर चेकअप कराइए। और पेरेंट्स से ये कहूँगा कि ईयरली बच्चों का जब भी न्यू सेशन में जाए आप हैबिट बना लें कि एक बार साल में एक बार, चाहे बच्चा नॉर्मल भी है, आई साइड जरूर चेक करानी है। इस पर से मुझे सर एक किस्सा याद आया। जैसे आपसे मुझे मौका मिला बात करने का, ऐसे ही हमारे एक डॉक्टर साहब से मैं बातें कर रहा था, नॉर्मली ऐसे ही कन्वर्जेशन बातें हो रही थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई ये चेकअप को लेके। कि जैसे फॉर एग्जांपल से उन्होंने मुझे पूछा तेरे पास कार कौन सी है? मैं बोला क्रेटा। तो बोले ऑब्वियसली 14-15 लाख की आजू बाजू आई होगी। हाँ, उसकी आजू बाजू आई होगी। तो बोले जब लिया था तो सर्विस के बारे में बताया था? मैंने बोला हाँ, वो इनिशियल है ना, एक्चुअली जब 1000 किलोमीटर होता है तो पहली सर्विस करवानी होती है, और उसके बाद 8000 से 10000 किलोमीटर पे आपको रेगुलर सर्विसेज करवानी होती है। तो बोले करवाता है? मैं तो हाँ यार करवानी ही पड़ती है, नहीं तो फिर खर्चा बहुत बढ़ जाता है कि कुछ पार्ट बिगड़ गए, कुछ हो गया तो बहुत हजारों में खर्चा आ जाता है। तो बोले कितने साल हो गए? मतलब ऑलमोस्ट 5 साल हो गए ये गाड़ी को। तो बोले अभी भी वो रेगुलर पैटर्न है, वो मतलब वो छोड़ो, अगर मुझे कुछ वाइब्रेशंस आता है या फिर जैसे हम लोग अभी मानसून गया और मानसून के बाद अगर ब्रेक लगा रहे हो और ब्रेक के अंदर कुछ आवाज आती है तो भी मैं तो भेज देता हूँ कि भाई यार तू ड्राइवर को बोलता हूँ कि एक बार चेक करवा ले कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। पता चला बाद में 50,000 का बिल निकल आएगा। कई बार टायर भी ऐसा होता है कि टायर को भी आपको हर 10,000 किलोमीटर के बाद अलाइनमेंट करवाना पड़ता है, बैलेंसिंग करवाना पड़ता है। तो बोले तू इतनी केयर तेरी क्रेटा की करवा रहा है, तूने हेल्थ चेकअप करवाया कब करवाया था? वही होता है हमारे इंडियंस की ना, थोड़ा सा ये है कि कार के लिए और घर के लिए भी इनफैक्ट ना देखते रहते हैं क्या खराब है क्या नहीं है, और रेगुलर सर्विसिंग रेगुलर चलता रहे, लेकिन बॉडी में जब तक खराबी ना आ जाए और जब तक खराबी डिले ना हो जाए तब तक ओपिनियन नहीं ली जाती है। और वो भी ऐसी चीज, बाकी सब चीजों की तो एक वैल्यू है, मेरे साहब 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा,
बट आज किसी को भी क्वेश्चंस पूछो कि भाई तेरी बॉडी की कीमत क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर सेल्फ, तो कोई नहीं बोल पाएगा। प्राइसलेस है, अनमोल है, राइट। तो आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली हम तो रहे, हम कभी भी इसके बारे में मानेंगे नहीं। हम है, डॉक्टर साहब है, कितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, सब लोग बोलते रहेंगे भाई आप सही समय पे जांच करवाओ, सही समय पे डॉक्टर के पास जाओ। हम नहीं जाएंगे, मत जाओ, कोई बात नहीं, बड़ा खर्चा, जैसे गाड़ी का एग्जांपल दिया, बड़े खर्चे में फंसो। लेकिन पेरेंट्स से सबसे मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप ना बच्चों की जब तक स्कूल गोइंग एज है, आप हर साल आई चेकअप ज़रूर कराएं बच्चों के लिए फर्स्ट। और जो एक और इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है वो 40+ है। हाँ। और जब आप 40+ हैं तो भी आप ईयरली चेकअप एटलीस्ट कराएं। और स्पेशली अगर आप कोई भी सिस्टमिक डिजीज़, मतलब या आपको खासकर अगर डायबिटीज़, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो ईयरली चेकअप ज़रूर कराएं। हाँ। क्योंकि शायद शुगर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सब आई डिजीज़ को बढ़ावा देते हैं, मतलब जल्दी। हाँ, उसमें आपकी आइज़, अगर आप कंट्रोल नहीं रखते हैं तो आइज़ आपकी जल्दी वीक होती हैं। राइट। तो कैटरेक्ट के हमारे लक्षण के बारे में जाना, बट एक चीज़ सर मैं पूछना भूल गया आपको कि ये जो एनाटॉमी होता है, ये जो पूरा गोला होता है हमारे, पूरा आईबॉल गोला होता है, ये इसके अंदर वो कैटरेक्ट का जो लेंस, बेसिकली ये लेंस होता है जिसके ऊपर वो परत नहीं, नेचुरल लेंस होता है, वो पूरा का पूरा ही ओपेक, मतलब धुंधला होना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैं डॉक्टर आकाशदीप गोयल सर के साथ बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि कॉर्निया जो है वो सबसे पहला ऊपर का एक लेयर होता है। हाँ। और उसके बाद तो ये जो कैटरेक्ट होता है वो एनाटॉमी में कैसा होता है? जैसे इसमें कुछ नहीं, जैसे सपोज दिस इज आवर आई बॉल, दिस इज फ्रंट पोर्शन, दिस इज बैक पोर्शन, ऐसे। तो जो फ्रंट, जो काला पोर्शन, गोल सर्कल हम देखते हैं, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। हाँ जी। और उसके बैक साइड जो कलर होता है वो आयरिस की वजह से होता है। उसके जस्ट बैक साइड पे हमारा लेंस होता है। ओके। और उसके फिर बैक साइड में एक हॉलो एरिया होता है जिसमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विट्रस बोलते हैं। ओके। और बेसिकली जो बैक वॉल है, हाँ, द फ्रंट वॉल जो है सामने देख रहे हैं वो कॉर्निया एंड स्क्लेरा है, लेकिन जो बैक वॉल हम देख रहे हैं उसके अंदर का जो लेयर होता है वो जस्ट लाइक अम्ब्रेला, खुली छतरी की तरह हाँ, से, वो हमारा रेटिना होता है, पर्दा। ओके ओके। सपोज दिस आई बॉल, और उसके एक यहाँ पे हमारा एक लेंस हो गया, आगे कॉर्निया, पीछे रेटिना। ओके। तो ये एनाटॉमी भी समझना, बिकॉज नॉर्मली तो वैसे हम गूगल वगैरह कर लेते हैं, पता चल जाता है, बट क्योंकि बात चली है तो हमने सोचा व्हाई नॉट विल जस्ट अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ आई आल्सो। सर, ये कैटरेक्ट के सिम्टम्स के बारे में बात करी आपने, प्रिवेंशन के बारे में भी बात कर ली। अभी हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, बिकॉज ये तो आई थिंक कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, इसमें भी 2 तरीके के मोतियाबिंद होते हैं, काला, सफेद, या फिर हम लोग देखिए, काला मोतिया और सफेद मोतिया है दोनों आंखों की बीमारी, पर बिल्कुल अपार्ट। दोनों का आपस में नाम के अलावा कोई सिमिलरिटी नहीं है। शायद काफ़ी सालों पहले, मे बी 100 years डाउन द लाइन, जब बीमारी पता नहीं लगती थी तो सबसे कॉमन एक ही बीमारी होती थी कि मोतिया सफ़ेद हो गया तो सफ़ेद मोतिया, और बाकी बीमारी का पता नहीं लगा, क्यों निगाह चली गई, काला मोतिया। क्योंकि दोनों चीज़, सफ़ेद मोतिया मतलब कैटरेक्ट, जिसमें अगेन हमने कहा था कि जो नेचुरल लेंस है वो धुंधला हो गया, और काला मोतिया जो होता है वो ये होता है आंखों का प्रेशर ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से जो हमारी ऑप्टिक नर्व, जो आँख की मेन नस है, उसकी पावर, उसकी फंक्शनिंग कम हो जाए, उसको काला मोतिया बोलते हैं। तो ये मिसनोमर भी शायद तब से चला आ रहा है। सफ़ेद मोतिया मतलब बेटर वर्जन, बेटर मीन्स कि उसका ट्रीटमेंट है, लेंस बदल लो ठीक हो गया। और काला मोतिया थोड़ा सा वर्स वर्जन, मतलब काले मोतिया में जितनी आई साइड वीक होगी वो रिकवर नहीं कर सकती है। तो सफ़ेद मोतिया को कैटरेक्ट बोलते हैं और काला मोतिया को ग्लोकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा कहते हैं। सो बेसिकली ये भी समझने की ज़रूरत है कि दोनों है तो मोतिया, बट वो दोनों बहुत अलग अलग हैं। राइट। उनका ट्रीटमेंट भी अलग है, उनकी बीमारी का जो पैटर्न है वो भी अलग है, उनके सिम्टम्स अलग हो गए, उसके ट्रीटमेंट्स अलग हो गए, डायग्नोसिस के पैटर्न अलग हो गए। ट्रीटमेंट। तो हम आज बात कर रहे हैं वो है सफेद मोतिया, जिसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट और मोतियाबिंद। सर, ये मोतियाबिंद, जैसे मुझे धुंधला, आपने जो लक्षण बताए वो लक्षण मुझे आए, तो ऑब्वियसली मैं एक आई एक्सपर्ट्स के पास, आंखों के डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो वो सबसे पहले मेरा कौन सा, कुछ तो ऐसे जैसे नॉर्मल वो करते हैं ना, एक्सरे वगैरह करते हैं, खून की
ये करते हैं। तो आप में कैटरेक्ट में क्या होता है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस बेसिकली इसमें हमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। ये ओपीडी प्रोसीजर है कि पेशेंट आता है सिम्टम्स के साथ के सर हमें धुंधला दिख रहा है। हाँ जी। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये होता है कि बेसिकली आंखों का चश्मे का नंबर, रिफ्रैक्शन, फिर अगेन कोई और दिक्कत तो नहीं है, आंखों का प्रेशर, आईओपी, वो चेक करते हैं। उसके बाद एक चेकअप होता है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, और उसमें देखते हैं। और उसके बाद फिर हम डायलेट करके प्यूपिल को फैला। स्लिट बोला आपने? स्लिट लैम्प, उसमें क्या होता है? स्लिट लैम्प एक मशीन होती है जिसमें हम जो है आई को एनलार्ज करके, आई के पार्ट्स को बड़ा एनलार्ज करके देखते हैं। तो जब हम डायलेट करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा अगर हम स्लिट लैम्प पे जो आई के स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके देखते हैं, तो उसमें हमें पता लग जाता है हाँ 99.9% यही कि हाँ ये जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं वो कैटरेक्ट की वजह से आ रहे हैं, जो आपको धुंधला दिख रहा है। बिकॉज आपका जो चश्मे का नंबर हमने चेक किया वो मैच नहीं हो रहा है, उससे आपको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। और हम जो आपके सिम्टम्स देख रहे हैं, आपका रेटिना और कैटरेक्ट चेक कर रहे हैं, तो आपका विज़न कैटरेक्ट की वजह से कम हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करने के बाद फाइनली आप इसको बोलते हो कि इसको मोतियाबिंद है। राइट। अच्छा, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं कि कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि भाई इमीडिएटली करना होता है या फिर 1 महीने के बाद करवा लेंगे, 2 महीने के बाद करवा लेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेजेस ना सबसे बड़ा मिथ जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी आज तक चला आ रहा है, वो है कि मोतिया पक जाए तभी ऑपरेट कराएंगे। हाँ, मैंने भी बहुत सुना हुआ है। हाँ, क्योंकि ये इमरजेंसी नहीं है। इट्स लाइक एन इमरजेंसी। अब आज के इमरजेंसी मीन्स आई विल एक्सप्लेन कि मोतिया पक जाए, वो स्टेज तो आज के टाइम में आनी नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है। नाउ कैटरेक्ट यू कैन से इज अ समवट हैम्पर योर लाइफस्टाइल। हाँ, आप ड्राइव कर रहे हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद योर ड्राइविंग, आपको ग्लेयर है, लोज, विजन कम, सामने की नंबर प्लेट नजर नहीं आती। सर मोबाइल में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप अगेन मोबाइल कम दिखना शुरू हो जाएगा, आपका कंप्यूटर कम हो जाएगा। फिर भी आप कहें कि नहीं आई विल कॉम्प्रोमाइज विद माई लाइफस्टाइल, कोई नहीं, मैं कार चला रहा हूँ, डिफिकल्टी आ रही है फिर भी मैं चलाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे को दिख रहा है लेकिन मेरे को हेडेक हो रहा है, धुंधला दिख रहा है, नहीं कोई बात नहीं, हराऊंगा, बट आई विल डिले माई कैटरेक्ट सर्जरी। तो आइडियल स्टेज इज कि जब भी आपको लगे कि मेरी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज, हाँ, जो डेली एक्टिविटीज है वो हैम्पर हो रही है, निगाह में कुछ, हाँ, आईसाइट वीक हो रही है, यू आर नॉट हैप्पी विद योर आईसाइट, तो गो फॉर कैटरेक्ट सर्जरी। राइट, ये प्रॉपर डायग्नोसिस करवाओ। हाँ, प्रॉपर डायग्नोसिस है। आपको खुद सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको डिफिकल्टी हो रही है, आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि यू कैटरेक्ट सर्जरी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप आई ड्रॉप डाल लोगे, कुछ कर लोगे, शायद सही हो जाए। द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट इज सर्जरी ओनली। ओके, सो बेसिकली इसके कोई स्टेजेस जैसा कुछ नहीं होता है? हाँ, स्टेजेस वैसे होते हैं। आप अगर मेडिकली देखें तो NS1, 2, 3, 4, अर्ली कैटरेक्ट, मैच्योर कैटरेक्ट, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, मोतिया पक गया और ज़्यादा पक गया, ऐसे पक गया, ये स्टेजेस होते हैं। लेकिन स्टेजेस अब मेडिकली ज़्यादा फिट है, सर्जरी के हिसाब से फिट तभी है जब आपका लाइफस्टाइल हैम्पर होने लगे। ओके, यानी ये स्टेजेस में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई बार नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं ऐसे ही दूसरी रिलेटेड बात करता हूँ, नी रिप्लेसमेंट। तो जैसे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और ये सब होता है, तो कई बार डॉक्टर बोलता है कि अभी करवाने की जरूरत नहीं है, अभी फिजियोथेरापी करो, फिर अभी जरूरत नहीं है। तो ऐसा कैटरेक्ट में नहीं होता है कुछ भी? कैटरेक्ट में ऐसा नहीं। कैटरेक्ट में हम डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस करेगा, जब उनको लगेगा कि आपका स्पेक्स से, आपको जनरल उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, हाँ, तो दिस द टाइम फॉर कैटरेक्ट सर्जरी। ओके, यानी जब भी डॉक्टर अगर बता रहा है कि कैटरेक्ट सर्जरी करवा लो, हाँ, तो करवा लेना चाहिए। हाँ, बेटर। उसके लिए वो कि भाई पक जाएगा तब करवाएंगे, अभी तो क्या ही जरूरत है। डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि यार करवा लो अभी, उनको तो उनके धंधे की पड़ी हुई है। आमतौर पर नहीं बोलते हमने डॉक्टरों को, तो अपने धंधे की पड़ी हुई है, तो बोल देंगे कल करवा लो कैटरेक्ट। बट आई थिंक बहुत ही थैंक यू सर दैट बहुत ही क्लैरिफाई कर रहे हो आप कि ये जितना जल्दी करवाओ उतना अच्छा है, बिकॉज आपकी डे टू डे लाइफ में वैसे भी आप परेशान हो रहे हैं। डे टू डे लाइफ में आप देखिए, आप डॉक्टर के पास गए हैं तो किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ गए हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर आपको सब सही दिख रहा है, यू आर हैप्पी, तो आप जाएंगे नहीं, पहली बात। दूसरा, अब जब आपने देख लिया कि आपको डिफिकल्टी भी हो रही है, और हम लोगों ने चश्मा, बस एक ही ऑप्शन होता है, चलो ग्लासेस लगा के देख लें। कैटरेक्ट की कोई दवाई नहीं बनी है। जो लोग जो भी क्लेम करते हो कि दवाई डाल लो मोतिया पक जाएगा, या
मोतिया पकने वाली दवाई है या मोतिया ठीक होने वाली ऐसा दवाई भी है। आता है? लोगों के अभी भी ना पता नहीं कहाँ से सुन के आते हैं जी मोतिया पकने वाली दवाई दी है कि दवाई डालो मोतिया पक जाएगा, या अच्छा, उसके बाद निकल आएंगे। हाँ दवाई डालो मोतिया ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है। मोतिया नेचुरल है, नेचुरल स्टेज है, अपनी स्पीड से अपने एजिंग के साथ धीरे 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 बढ़ते ही रहना है, कम नहीं होना, बढ़ते ही रहना है। ओके, हाँ, तो सही तो समय ये है पे कि जब आपको लगे कि मेरे ग्लासेस काम नहीं कर रहे हैं, मेरे को डे टू डे एक्टिविटी हैम्पर हो रही है, मेरे डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि सर्जरी कर लो, दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर द सर्जरी। ओके ओके। और सर आमतौर पे जस्ट क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछता हूँ कि जो मोतिया पकता है या मोतिया आता है या कैटरेक्ट होता है, वो एक साथ दोनों आंखों में आता है या 1 by 1 आता है? ऐसा कुछ मिस होता है कुछ के? नहीं, नॉर्मली जो एज रिलेटेड कैटरेक्ट है, जो उम्र के साथ मोतिया आता है 50+ 60+ में, वो दोनों में आता है, इकट्ठे ही आता है। अच्छा। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में थोड़ा सा साल 6 महीने पहले, साल 6 महीने बाद, ऐसे भी हो सकता है। Okay. लेकिन नॉर्मली दोनों में बराबर ही चलता है। अच्छा, बराबर ही चलता है। ओके, तो चलो सर, हमने डायग्नोसिस कर लिया, हमने आपने बता भी दिया कि कैटरेक्ट करने की जरूरत है। अभी आप कैटरेक्ट करोगे कैसे? इसमें क्या मिस ऑप्शंस क्या है? और देखो भाई, हम तो एआई के युग में जी रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उसके अंदर भी कुछ तो नयापन आया होगा, क्योंकि एक जमाने में बिना टाँके के ऐसे बहुत सारी बिना चीजें टीके टाँके हैं, पट्टी वाला, फेको राइट, है और ऐसे सब सुना हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। चलो थोड़ा सा आप कहेंगे तो चलो मैं पीछे से लेके फिर हाँ, आगे तक आता हूँ। पता थोड़ी चले। सी कैटरेक्ट जर्नी का आइडिया लगता रहे कैसे स्टार्ट हुआ था। हाँ, ठीक है। काफ़ी साल पहले कैटरेक्ट सर्जरी जब स्टार्ट हुई थी तब लेंस नहीं आए थे, और अभी भी वो चीज़ें ना शायद चली जा रही हैं कि कैंप में मतलब लोगों की थिंकिंग में हाँ, कि पहले क्या होता था कि शहर में एक टीम आती थी, कैंप लगता था हाँ, किसी एक धर्मशाला में, हाँ, शिविर लगी हुई है। शिविर लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, और वहाँ पे 100-50 लोग इकट्ठे कर लिए जाते थे और फटाफट फटाफट उनके बस कुछ नहीं करना होता था। जो कैटरेक्ट मोतिया पक गया तब से चला आ रहा था, क्योंकि तब लोगों की निगाह इतनी अच्छी नहीं बनती होती थी, तो इकट्ठे मोतिया पक गया बस अच्छा। ऑपरेट कराओ, सिर्फ मोतिया निकाला, टाँके लगाए, फिर 1 महीने बाद टीम फिर दोबारा आती थी। अच्छा। और उसमें क्या करना होता था, 10 नंबर के मोटे चश्मे देते थे, हम भी बचपन में हाँ। देते थे, और कहते थे अब टाँके निकलवा लो, और लोग मोटे मोटे चश्मे लिए, क्योंकि हाँ, ना काले काले चश्मे और मोटे चश्मे, मोटे राइट। मोटे 10 नंबर के चश्मे लिए हुए लगा के हाँ, वो घूमते याद है होते मुझे वो थे, दिन। क्योंकि तब विजुअल रिक्वायरमेंट कुछ नहीं थी वहाँ पे। अभी ये मानते थे कि बस इनका कैटरेक्ट सर्जरी होगी, रिटायर्ड लाइफ है, ना कुछ नहीं करना, मोस्टली नो ड्राइविंग, नथिंग। पहले ड्राइविंग भी नहीं होती थी, हाँ, मोबाइल फोन हाँ। कहाँ होता था विजुअल रिक्वायरमेंट। उसके बाद फिर धीरे धीरे और जो डेवलपमेंट आने शुरू हुए, तो सबसे बड़ा जो आई में हमारे लिए कंट्रीब्यूशन हुआ है वो लेंस, जो इंट्राओकुलर लेंस जिसको बोलते हैं। उससे क्या हुआ है कि आपके चश्मे के नंबर कम होने शुरू हो गए। अच्छा, ठीक है, आपका लेंस जलने लगा, बिना चश्मे भी आप अच्छा देखने लगे, ओके रिहेबिलिटेशन अच्छा होने लगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ने लगी। ओके उसके बाद लेंस के साथ आया रिफाइनमेंट। ओके। रिफाइनमेंट मतलब कौन से लेंस अच्छे हैं। अच्छा, उसके बाद आया रिफाइनमेंट सर्जरी का। सर्जरी का रिफाइनमेंट ये कि पहले टाँके लगते थे, 7-8 टाँके से शुरू हुई बात, फिर धीरे धीरे कम होते चले गए। फिर और अच्छा, लेंस के बाद जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ वो हुआ फैको। ओके, फैको मतलब जो कैटरेक्ट सर्जरी, फैको इमल्सिफिकेशन इज अ सिस्टम जिसमें लेंस को हम अंदर ही लिक्विफाई इमल्सिफाई करके छोटे से होल से खींच लेते हैं, और यानी उसी तोड़ देते हैं उसको। हाँ अंदर ही तोड़ के पीसेस बना के उसको इमल्सिफाई मतलब पानी बना के और खींच लेते हैं। ओके। तो उससे क्या होता है, बहुत छोटा 2 mm के आसपास का इंसिजन लगता है। 2 mm यानी Just बहुत like- बहुत बहुत ही बारीक, हम like- देख भी नहीं पाएंगे ऐसे। हाँ, और फिर और रिफाइनमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इंसान है, चुप तो बैठता नहीं है, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। तो फिर लेंसेज में भी चेंजेस आए कि जैसे 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 हम जो है सर्जिकल टाइम भी कम करें, रिहेबिलिटेशन मतलब जल्दी से जल्दी जो Back to normal life चले हाँ पेशेंट्स बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाए, और इंसिजन भी छोटा चला जाए। तो फिर लेंसेज आए। लेंसेज में जैसे पहले मोनोफोकल एक ही तरह का लेंस होता सबके लिए, अब कस्टमाइज लेंसेज होने लगे हैं। कस्टमाइज का मतलब ये हो गया है कि आपका, अब हम ये नहीं पूछते कि सर आपको कैटरेक्ट है, हम सबसे पहले पूछते हैं सर आप क्या करोगे, आपका क्या वर्किंग एनवायरनमेंट है, नहीं आप एक सेकंड, कैटरेक्ट की बात कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उससे क्या मतलब है? नहीं, यही है ना कि आपको कैटरेक्ट सर्जरी के बाद बाहर जाओगे, आपने करना क्या है। हाँ। आपका प्रोफाइल क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। अच्छा, मैं जो काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लेंस लेंस कस्टमाइज, हाँ। अच्छा। एक लेंस सबके लिए नहीं बना है। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। राइट, आप ना समझे कि जो लेंस मेरे लिए अच्छा है
वही लेंस आपके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। ओके ये आपके प्रोफाइल, आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है। ओके ठीक है ना, आपके आई के स्ट्रक्चर, आँख की बनावट पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से आपके लिए कौन सा लेंस अच्छा रहेगा वो हमें आपके डॉक्टर वो एडवाइस करेंगे। सो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ कि फॉर एग्जांपल से मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मेरा एक रूटीन है, फिक्स रूटीन है, जिसमें मैं किताब पढ़ता हूँ, गुरुद्वारा जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, गार्डन में वॉक करने जाता हूँ, तो मेरा लेंस का टाइप अलग होगा। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे मोबाइल या कंप्यूटर पे देखना है, ड्राइविंग करना है, पर्टिकुलरली बहुत हेक्टिक डे रहता है, आईटी के अंदर हूँ, ऐसा सब है, तो मेरा लेंस अलग होगा। और अगर मैं फॉर एग्जांपल से हाउस वाइफ है, जिसको बहुत ही दोनों टाइप का काम करना होता है, वो कई बार ऐसा है आजकल की महिलाएं तो गाड़ी भी चला लेती है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाती है, घर का खाना भी बनाती है, दे आर ऑल्सो वर्किंग, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सबके लिए एक अलग लेंस है। यस। अरे वाह सर, बताइए लेंस क्या है, किस प्रकार के लेंस आते हैं? लेंस में ये है कि जो पहले चलते थे मोनोफोकल बोलते थे, मोनोफोकल मतलब एक ही फोकस, तो उसमें आपको डिस्टेंस दिखेगा और नियर के लिए आपको ग्लासेस लगाने पड़ेंगे। अच्छा, यानी दूर का तो साफ हो जाएगा, हाँ, बट नजदीक के लिए आपको ग्लास लगाने पड़ेंगे कैटरेक्ट के बाद। कैटरेक्ट के बाद, ओके, उसको हम मोनोफोकल बोलते हैं। ओके। और ये कई सालों से जब से इन्वेंशन हुआ लेंस के और जो चले आ रहे हैं वो मोनोफोकल कैटेगरी में आते हैं। हाँ जी। उसके बाद अब जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये स्क्रीन टाइम लोगों के यूज़ होने लगे तो लोगों को डिस्टर्बेंस होने लगी। दूर तो दिखता है मोबाइल फ़ोन और ये तो दिखता ही नहीं है। वापस चश्मे पहनो, वापस फिर नियर चश्मे बार बार ऊपर नीचे करने थोड़े से मुश्किल थे। हाँ। तो मोनोफोकल के बाद जो एक कैटेगरी आती है वो है एडॉफ लेंस बोलते हैं। ओके। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। ओके। तो उसमें आपको क्या होता है, नॉर्मली आपको डिस्टेंस भी और आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन और आर्म लेंथ मोबाइल फ़ोन, जिसको हम आर्म लेंथ बोलते हैं, आर्म लेंथ, वहाँ तक आपको क्लियर दिखेगा। ओके। सपोज आप ड्राइव कर रहे हो, हाँ, तो आपको सामने क्लियर दिखेगा, आपके स्पीडोमीटर क्लियर दिखेगा। हाँ, थोड़ी डिस्टेंस पे थोड़ा धुंधला दिख सकता है। लेकिन अगेन जब आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है तो वो आपको नियर ग्लासेस लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपको इंटरमीडिएट और डिस्टेंस आपका क्लियर हो गया। ओके, वी कॉल इट एडॉफ, ओके, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। ओके, ओके। फिर इसके बाद जो और कैटेगरी के लेंस आए उनको ट्राइफोकल लेंस बोलते हैं। ओके। इसके बीच में और कहना चाहूँगा एक मल्टीफोकल है, जो अब लोग हम ट्राइफोकल पे ज़्यादा स्विच कर गए हैं। ओके। मल्टीफोकल लेंस आए, उनका जो फोकस था या जो भी था वो ये था कि आपको डिस्टेंस का भी सही दिखेगा, हाँ, आपको न्यूज़पेपर भी सही दिखेगा, ओके, लेकिन इंटरमीडिएट धुंधला दिखेगा क्योंकि उसके दो फोकस थे। ओके। तो वो जैसे आपने बताया हाउस वाइफ है जिनका कंप्यूटर रिलेटेड वर्क नहीं है, हाँ, बस उनको दूर देखना है, मोबाइल फ़ोन देखना है, टीवी देखना है, किचन का काम करना है, तो हाउस वाइफ्स आर आइडियल फॉर ओके, मल्टीफोकल। लेकिन इंटरमीडिएट अब हाउस वाइफ भी सारे कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं। ड्राइविंग तो जो अब अच्छी कैटेगरी के जो न्यू आए हैं वो हैं ट्राईफोकल। ओके। ट्राईफोकल अगेन जैसे नाम बताता है ट्राई, तो इट विल कवर 3 डिस्टेंसेस। आपको डिस्टेंस भी सही दिखेगा, आपको इंटरमीडिएट भी सही दिखेगा, आपको नियर भी सही दिखेगा। ओके, ट्राईफोकल। ओके, हाँ, ये लेंस होते हैं। तो ये तो आपने बता दिया मोनोफोकल, मल्टीफोकल, ट्राईफोकल, एडॉफ, ये लेंस के बारे में बता दिया। बट आमतौर पे ये भी मैंने सुना हुआ है कि कुछ कुछ लेंस ऐसे होते हैं कि वो रात को तकलीफ देते हैं। हाँ, ये 1-2 चीज पे पॉइंट आना था। जैसे मैंने कहा था एक लेंस सबके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं और आप टीवी वगैरह ऑब्वियसली देखते हैं, लेकिन आपका बड़ा लिमिटेड ड्राइविंग है, शॉफर ड्रिवन है, हाँ, आप ड्राइविंग बहुत कम करते हैं, रेयर है, तो आपके लिए ट्राईफोकल बढ़िया है। क्योंकि ट्राईफोकल या मल्टीफोकल में क्या होता है, जो लेंस की जो बनावट है, असेंबली है, वो उसमें रिंग्स होते हैं। ओके, रिंग्स मतलब असेंबली ऑफ द लेंसेज के वन फोकस फॉर डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एंड नियर। हाँ, तो वो जो तो जब आप नाइट टाइम पे जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको वो हेलोज उसके नज़र आते हैं। ओके, तो जो लोग हैवी ड्राइवर हैं, हैवी ड्राइवर में जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, हाँ, या जिनको ऑब्वियसली है कि रात को ऑफिस से घर से ऑफिस जाना होता है, हाँ, तो उनको हम रिकमेंड नहीं करते हैं, उनको फिर हम एडॉफ रिकमेंड करते हैं। अच्छा, उनके लिए एडॉफ इज गुड बिकॉज़ कि आप ड्राइव भी कीजिए, आप कंप्यूटर वर्क भी कीजिए, जब आपको घर पे मोबाइल फोन यूज करना हो तो ग्लासेस लगाइए। राइट। तो ज्यादातर आपका जो लाइफस्टाइल है वो कवर हो जाता है विदाउट ग्लासेस। विदाउट ग्लासेस, यस। ओके, हाँ, तो यहाँ पे मल्टी ट्राईफोकल और एडॉफ। तो अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं,
हमारे 60-70% ऑफ द कैटेगरी जो पेशेंट्स आते हैं वो एडॉफ में ही आते हैं। ओके और जो हाउस वाइफ हैं, जैसे आपने कहा रिटायर्ड हैं, बिल्कुल थोड़ी सी लाइफ है, उसमें हम लोग ट्राइफोकल रिकमेंड कर रहे हैं। इसमें एक कैटेगरी और ऐड हो जाती है जो अब एडवांसेस भी जो है उसमें एक एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसको तिरछा नंबर या डिग्री वाला नंबर बोलते हैं। मुझे है 40 के ऊपर वो होता है ना, वो अलग है और ये अलग है। अच्छा। एक एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसमें जो पावर, चश्मे का पावर या आंखों की जो पुतली की बनावट होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, डिग्री वाला नंबर बोलते हैं उसको। ओके, तो उसको भी करेक्ट किया जा सकता है इन्हीं सभी कैटेगरी के लेंसेज से। उसको हम टोरिक लेंस बोलते हैं। अच्छा, लाइक टोरिक आपका एडॉफ भी आएगा, टोरिक आपका ट्राइफोकल भी आएगा। अगर आपका एडेड एस्टिग्मेटिज्म है तो उसमें हम टोरिक भी रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका डिग्री वाला नंबर है। तो हमारा बेसिकली टारगेट ये होता है कि मिनिमम डिपेंडेंसी ऑन ग्लासेस। ओके, गॉट इट। तो ये टाँकों के साथ चालू हुए थे कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का जो सफेद मोतिया है, पकने वाला मोतिया, एक जमाने में चालू हुए थे जिसमें टाके लगते थे और ये सब होता था। उसके बाद ये इनोवेशंस होते गए, ट्रीटमेंट में भी इनोवेशंस होते गए और उसके साथ साथ लेंसेज में भी अभी इनोवेशंस हो रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्दी ऐसा भी कोई लेंस आ जाएगा जो फिट फॉर ऑल हो जाएगा, शायद इनोवेशंस, आई डोंट नो शायद। लेकिन अगेन हर एक का प्रोफेशन अलग है, मे बी रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ चेंज होते रहे। राइट। हाँ, फिर एक और जो एडवांसमेंट है, अगेन जैसे कैटरेक्ट सर्जरी तो बेसिकली जो है, चाहे हम जो भी टेक्निक है, लेज़र होता है, फैको होता है, उससे करते हैं। लेकिन बेसिक समय ये है कि हमें कैटरेक्ट रिमूव करके, मोतिया रिमूव करके और लेंस डालना है। लेंस की चॉइस बेटर आपको जो है आपके डॉक्टर आपको देख के, आपके प्रोफेशन देख के, आपके रिक्वायरमेंट देख के वो गाइड करेंगे। एक चीज़ और जो इसमें एडवांसमेंट आई है, अगेन कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब एक होता है टेलर मेड। टेलर मेड, आपने रेडीमेड शर्ट पहन ली, 40-40-40 लाइक बराबर है। आप हो सकता है यू आर नॉट 40, यू आर 39.5, यस, और यू मे बी 40.5, राइट। ठीक है, आप पहन तो लगेगा कि नहीं, मे बी सम टाइट है, सम लूज है। तो इसमें एआई रिलेटेड इसको हम जाइस कंपनी का, अच्छा, इसमें भी एआई आ गया। तो इसमें जाइस का एक सूट आता है जिसको कैलिस्टो कैटरेक्ट सर्जरी सूट बोलते हैं हम लोग। जाइस का, जाइस जर्मनी, एआई कैटरेक्ट सूट। हाँ, जाइस कैलिस्टो कैटरेक्ट सर्जरी सूट। ये जाइस यानी वही वाली जो लेंसेज बनाते हैं, लेंसेज की बनाती है, विच इज वन ऑफ द कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द लेंसेज। जो भी हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह होते हैं उसमें जो लेंसेज होते हैं, या जो हमारे डीएसएलआर कैमराज होते हैं, वो सब जाइस बनाते हैं। या टॉप एंड जितने भी माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो सारे जाइस ही बनाती है, जर्मनी। सो दे आर द काइंड ऑफ पायनियर एंड इनोवेटर इन दिस फील्ड एक्चुअली। हाँ, ओके। तो उसमें सर्जरी से पहले जो है हम लोग जो उसका एक आता है आयल मास्टर 700, जो उनका फ्लैगशिप मॉडल है। ओके। उसी के नाम से अभी आयल मास्टर 700। ओके। और वो एक तरह से माना जाता है टिल डेट गोल्ड स्टैंडर्ड इन बायोमेट्री। तो वो क्या है आयल? हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड इन बायोमेट्री। उसमें क्या होता है कि जो लेंस डलता है उसका भी एक अलग पावर होती है। ओके। जैसे चश्मे की पावर होती है, ऐसे जो लेंस डलता है उसकी भी पावर होती है। ओके। और अच्छे से लेंस डले, और खासकर जिनको एस्टिग्मेटिज्म है, टोरिक जो लेंस की बात कर रहा था, प्रॉपर एंगल से वो लेंस डले, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपकी आयल पावर, जो आप लेंस डालने जा रहे हैं उसकी पावर, और लेंस कौन से एंगल पे डालने जा रहे हैं उसका एंगल, ओके, वो भी मैटर करता है फॉर वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके। तो उसमें क्या होता है, जो एक जर्नी होती है, एआई जर्नी आप कह सकते हैं कैटरेक्ट सर्जरी से पहले की, वो ये होता है कि हम आयल मास्टर में, उसमें जो उसकी आईज होती हैं, उसका कॉर्निया, उसके जो वेसल्स होते हैं, वो सारा वो कैप्चर कर लेता है वो। ओके। ठीक है, जैसे हम आधार कार्ड में फोटो नहीं लेते जैसे, ऐसा। और उसके बाद सारा मेजरमेंट वगैरह करके, उसके एंगल वगैरह मेजर करके, फिर वो जो डाटा शीट होती है उसको फिर हम कंपनी को भेजते हैं। ओके। और उसके अकॉर्डिंगली आपके साइज एंगल के हिसाब से आपका कस्टमाइज लेंस तैयार होके आता है। ओ वाओ, यानी एकदम सटीक, राइट, कस्टमाइज, टेलर मेड लेंसेज बनते हैं कैलिस्टो जाइस का, कैलिस्टो कैटरेक्ट आई सूट से। हाँ, उससे मतलब आईएल 700, सॉरी, हाँ, आयल मास्टर 700 से ये पूरा सूट है। वन ऑफ द पार्ट इज 700, आयल मास्टर 700। तो वो डाटा कंपनी को भेजते हैं,
वो कंपनी पूरा वो शीट तैयार करके भेजती है। उसके बाद वो जो डाटा होता है उसको हम ओटी के अंदर जो सारा डाटा होता है कि आपके K1 K2 मतलब आपके आंखों की स्ट्रक्चर क्या है, कौन से एंगल पे लेंस डल रहा है, वो सारा उस डाटा में फीड हो जाता है। ओके। और उसके बाद जब आप मतलब पेशेंट ऑपरेटिंग टेबल पे आता है तो वो अगेन जो डाटा हमने पहला लिया होता है आधार कार्ड की तरह, वो डाटा फिर दोबारा से कैप्चर होता है। और वो रियल टाइम गाइडेंस मतलब कि जो ओपनिंग है लेंस के, जब कैटरेक्ट सर्जरी हम करते हैं उसके जो स्टेप्स होते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के, उसमें पहला स्टेप होता है कि हम जो कैटरेक्ट लेंस होता है उसकी हम एक सर्कुलर ओपनिंग बनाते हैं। और उसके लिए भी ऑप्टिमल रिजल्ट के लिए एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए। तो साइज़ वो फीड आपके लिए कौन सा साइज़ अच्छा है वो फीड हो जाता है, और वो ही साइज़ का जो है हम फिर उसमें ओपनिंग बनाते हैं। ओह वाह। हो सकता है 5 mm बनाना है, 5.2 बनाना है। अगर मैनुअल बनाएंगे तो क्या पता हम कितने साइज़ का हम तो एक्सपीरियंस से अच्छा बना देते हैं, बट एग्जैक्टली 5, 5.2, 5.5 mm वो सब उसमें रियल टाइम गाइडेंस मिलता रहता है। जैसे हम मूव कर रहे हैं तो हमारे साथ साथ वो कर्सर मूव करता जाता है। अरे वाह। फिर उसके बाद कैटरेक्ट रिमूव हो गया। उसके बाद जब हम लेंस जो कट लगना है मतलब छोटा सा जिसके थ्रू लेंस जाएगा, उसका भी पर्टिकुलर एंगल होता है कि किस एंगल पे लगाना है और कितने mm का लगाना है फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट। तो वो वाला जो डेटा है वो इनिशियल जो मेजरमेंट लिया हुआ है वो मेजरमेंट के हिसाब से वो पूरा जो एआई है उसके डेटाबेस को स्टडी करेगा, और जो बेस्ड ऑप्टिमल रिजल्ट है जो बहुत ही एक्यूरेस और बहुत ही अच्छी निगाह देने वाला जो एंगल है वो एंगल आपको बताएगा। मिस मशीन आपको गाइड करेगा, मशीन गाइड करेगी कि सपोज 140 डिग्री पे इंसिजन रखना है जिसके थ्रू हम कैटरेक्ट रिमूव करेंगे और जिसके थ्रू हम लेंस डालेंगे। तो आप इंसर्ट कर रहे हो तो आपको रियल टाइम में स्क्रीन पे दिखेगा कि आप सही वो हम पे हो के सपोज आई का स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ तो दैट विल गाइड कि हाँ यू गो थ्रू दिस वे। ओह वाओ। या और उसके बाद जब कैटरेक्ट रिमूव हो गया, आपका जो इंसिजन है वो हो गया, उसके बाद जो स्पेशली जो टोरिक लेंस जो है जिसको पर्टिकुलर एंगल है जो कस्टमाइज्ड है, टेलर मेड है। तो एक तो पहले होता था कि हम इंक मार्क से निशान लगा देते थे, वो ट्रायल एंड एरर होता था थोड़ा, वो भी अगेन सुपर इम्पोज होगा और रियल टाइम सर्जन को गाइडेंस मिलती रहती है कि यू शुड पुट ऑन दिस एंगल। अरे वाह। हाँ, तो खासकर जो टोरिक हैं जिनको डालना है, जिनका एस्टिग्मेटिज्म है, जिनका सिलिंड्रिकल नंबर है, उसके लिए तो इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। ये वरदान हो गया एक तरीके से। हाँ, यू कैन से लाइक दैट। मींस एकदम ऑब्वियसली आपकी स्किल्स है, सब कुछ है, बट आपके पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है जिसकी वजह से यानी 80-90 या 99% भी एरर के कोई चांसेस ही नहीं है, वो 110% वो अच्छा ही होने वाला है। राइट, यू कैन से। तो इसमें जो था जाहिर सबसे पहले लेके आया था, अभी भी लीडर है इसमें। इसको मार्करलेस टोरिक या एआई असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी कह सकते हैं। बाकी अभी कोई लिमिटेड 1-2 कंपनीज आई हैं, चल रहे हैं, गुड। तो बेसिकली आपका जो वासु आई इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ये कब ला रहे हो, आपके पास है ये ऑलरेडी है हमारे पास, तो पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं इस पे। क्या बात कर रहे हो सर। ओके, सो सारी सर्जरीज जितनी भी प्रीमियम सर्जरीज हैं स्पेशली टोरिक लेंसेज वो एआई असिस्टेड ही होती हैं। ओह वाओ। तो वी आर द फर्स्ट वन। बठिंडा के लिए वरदान है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी बठिंडा के अंदर अवेलेबल है, और सर पिछले इतने सालों से ये टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ताकि एकदम एक्यूरेसी वाला प्रॉपर निगाह बने, लोगों की कैटरेक्ट का जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही प्यारा मिले। तो सर ये जिस तरीके से आपने पूरी जर्नी बताई कैटरेक्ट के, किस तरीके से मोतिया चालू हुआ और ये सब कुछ हुआ, और अभी एआई भी आ गया इसके अंदर, और कैलिस्टो एआई कैटरेक्ट सूट के बारे में भी बात बताई, तो क्या इसके वजह से जो रिहेबिलिटेशन होता है या इसके बाद जो चीज़ें रखनी होती है, एक तो आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया वो काला चश्मा तो गया, मीन्स वो मोटा वाला चश्मा, मोटा चश्मा, काला चश्मा भी वो पुरानी चीजें हो गई। हाँ। तो अभी उसमें क्या एडवांसमेंट आया रिहेबिलिटेशन? उसमें एडवांसमेंट ये आया है कि जो सर्जिकल आपका, एक तो सर्जिकल टाइम काफी डिक्रीज हो गया। ओके। जो सर्जरी में आधा घंटा लगता था कभी, वो अब 6 से 8 मिनट में खत्म हो जाती है। 6-8 मिनट में कैटरेक्ट सर्जरी खत्म हो जाती है। और दूसरा ये था कि जो अभी भी पुराने लोग हैं कि काला चश्मा लगा लो, अंधेरा कर लो, हाँ, कमरे में लाइट ना जलाओ, 1 महीना शीशा नहीं देखना, हाँ, लाइक ये अभी भी लोग सोचते हैं बस चादर ओढ़ के लेटे रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हाँ 4-5 दिन आपको जो है आंखों को धूल मिट्टी पानी से बचा के रखना होगा। हाँ। और मैक्सिमम आप 1 वीक बाद अपने रूटीन वर्क में
जा सकते हैं। जो भी आपके प्रोफेशन है, जो भी हॉबी है, आप वीक के बाद स्टार्ट कर सकते तो बेसिकली मैं नॉर्मल सा चश्मा पहनूंगा, वो मेरी धूल मिट्टी और कुछ हाँ, वो डस्ट हम वगैरह इसलिए ना अब जाए उसकी वजह ब्लैक से। ग्लासेस भी नहीं देते, हम वाइट ग्लासेस, प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं आपके लिए, जिससे आंखों की प्रोटेक्शन रहे। और एक वीक के बाद, जैसे हाउस वाइफ हैं, कुकिंग करना शुरू कर दिए, आप जॉब कर रहे हैं, शॉपकीपर हैं, जो भी, हफ्ते के बाद अपना ड्राइविंग वगैरह करके जॉब पे और जा बाकी सकते जो हैं। नॉर्मल दवाइयाँ हाँ, जो ड्रॉप चलती हैं, वो धीरे धीरे वो भी रिड्यूस और महीने तक बंद हो जाती हैं। ओके ओके। और ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, 30 मिनट से सीधा 5-6-7 मिनट पे आ गए हम लोग, और इतने एडवांसमेंट के साथ कैटरेक्ट सर्जरीज हो रही है यहाँ पर बठिंडा के अंदर। तो सर ये कैटरेक्ट एक बार मैंने करवा लिया, मेरी निगाह बढ़िया बन गई, उसके बाद तो वापिस तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, लेंस बढ़िया से डल गया, निगाह आपकी बढ़िया आ गई, तो लेंस की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, लेंस मेरा लाइफ टाइम रहता है? हाँ, लेंस आपका लाइफ टाइम चलता है, लेंस में कोई इश्यूज नहीं आते। एक जो कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हम पीसीओ, पोस्टियर कैप्सुलर ओसिफिकेशन, या आम भाषा में झिल्ली बनना बोलते हैं। ओके। वो क्या होता है कि जो लेंस के बैक साइड एक मेम्ब्रेन रह जाती है, वो कई बार ओपेसिफाई, मतलब वो धुंधली हो जाती है। वो 1 मिनट का प्रोसीजर होता है, उससे हम वो झिल्ली साफ कर देते हैं। वो जो निगाह आपकी पहले थी, आई साइट जो पहले थी, वो वापस आ जाती है। ओके। हाँ, और डिपेंड, वो भी रेयर, हाँ, डिपेंड अपॉन रेयर होता है। ओके। और डिपेंड अपॉन द लेंसेज, शायद ये भी हो सकता है कि शायद आपको कोई ग्लासेस पहनने पड़े, डिपेंड ऑन कुछ डिपेंडिंग ऑन योर लेंस, डिपेंडिंग ऑन योर वर्किंग। हाँ मिस, वही कि मेरी जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल के हिसाब से जो भी मैंने लेंस आपने सिलेक्ट किया है कंसल्टेशन के साथ, वो हमने सिलेक्ट कर लिया। बट कुछ एक्टिविटीज के लिए माइट भी पॉसिबल मैं चश्मे पहन सकता हूँ, बट वो मेरे मिस 99% तो मेरा जो रूटीन है वो कवर हो जाता है ये लेंसेज की वजह से, जो इतने सारे एडवांसमेंट आए हैं लेंसेज के अंदर। अच्छा, इसके देखो हर चीज होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो क्या इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि नहीं भाई, कैटरेक्ट सर्जरी और ये लेंसेज जो एडवांसमेंट आए हैं उसके ये प्रोज है और इसके कॉन्स है? इसमें भी कुछ फेलियर के चांसेस होते हैं क्या? फेलियर तो देखिए सबके साथ ही एसोसिएटेड है। देखो सर, आंखें है ना, बहुत ही अनमोल चीज है। हाँ, लेकिन मैं सिंपल ये कहना चाहूंगा कि फेलियर और सक्सेस रेट तो हर एक चीज के साथ ही है। वो तो भगवान के साथ भी है, ठीक है। लेकिन ये कहेंगे कि आज के टाइम में जो बॉडी में 99% जो सक्सेस रेट है, बॉडी की जितनी भी सर्जरीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट आई सर्जरीज के हैं, स्पेशली कैटरेक्ट एंड लैसिक। हाँ, मैंने कहीं पे पढ़ा है, आई थिंक के सेफेस्ट सर्जरी अगर बोलनी जाए तो ये है कैटरेक्ट एंड लैसिक। ये कैटरेक्ट एंड लैसिक है, ये सेफेस्ट एंड द हाईएस्ट सक्सेस रेट इन द बॉडी। ओके, दे आर नियरली 99% सेफ। ओह वाओ, अमेजिंग। और ये पेनलेस होता है क्या? हाँ, इट्स अ पेनलेस। ये तो मैं पूछना ही भूल गया कि ये पेन होता है कि नहीं, क्योंकि तो ये जो बात कर रहे थे इंसर्शन और ये करना ये पेनलेस ही है। इसमें आजकल क्या कहते हैं, जो टॉपिकल ड्रॉप्स बोलते हैं, इसमें ड्रॉप डाल के आपकी आंखों को सुन कर दिया जाता है, और आपको बस ये होता है कि जब सर्जरी करना है तो आपको आइज मूव नहीं करनी है। ओके। तो विदाउट एनी, बिना कोई इंजेक्शन, बिना कोई टाँके, बिना कोई पट्टी, उसके आपकी सर्जरी हो जाती है। ओके। तो बेसिकली मैंने एज ग्रुप भी समझ लिया और ये पूरा प्रोसीजर भी हम लोगों ने समझ लिया, डायग्नोसिस के बारे में भी बात कर ली, टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर ली। अभी हम बात करते हैं जो आम तौर पे लोग इसको मिथ बोलो या फिर फैक्ट बोलो, वो फैक्ट चेक करते हैं आपके साथ थोड़े। जैसे मैंने सुना हुआ है कि गर्मियाँ होती है, उसमें कैटरेक्ट नहीं करवाना चाहिए। कई बार ऐसा भी सुना हुआ है कि भैया ना विंटर में मत करवाओ। कई बार ऐसे भी सुनते हैं कि यार मानसून में मत करवाओ। तो यार कब करवाओ सर्जरी? मिस ऐसी कोई स्पेसिफिक सीजन रहती है कि जो आंखों के लिए अच्छी होती है, कैटरेक्ट सर्जरी के लिए अच्छी होती है? नहीं, कैटरेक्ट सर्जरी के लिए सारे मौसम, 365 दिन, सब ऑल आर इक्वल। तो सर ये कहाँ से आए? क्यों ऐसे लोग बात करते हैं कि मत करवाओ? ये भी ना शायद ना पुराने जमाने का चला आ रहा है। अच्छा। कि जब सर्जरीज कैंपों में होती थी, हाँ, ना कोई वेंटिलेशन सिस्टम होता था, हम इस इक्विपमेंट नहीं होता था, कैंप के नीचे आप कर रहे हैं, तब पंखे भी नहीं होते थे, कूलर एसी भी नहीं होते थे। तो उसमें मोस्टली जो कैंप्स लगते थे वो सर्दियों में लगते थे। ओके। सर्दियों में कि पंखा नहीं चलाना, टेंट में पंखे की जरूरत नहीं, पसीना नहीं, ये सब। तो सर्दियों का इलाज करते 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 ना ये हो गया, और गर्मियों में ऑब्वियसली पसीना आता था। तो मेरे को लगता है तब से ये चला आ रहा है कि जो आइडियल सीजन है सर्दियों के, वो है कि जब ठंडा मौसम हो, पसीना धूल मिट्टी ना हो, तब कराना चाहिए। तब से आज तक चला आ रहा है।
अब क्या हो गया कि जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो आपके ओटी का एनवायरनमेंट भी एडवांस हो रहा है। जैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। हाँ, जिसके अंदर इन्फेक्शन के हाँ, कुछ चांसेस उसमें ही नहीं होते इन्फेक्शन हैं। के चांसेस कम होते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है हाँ। हमेशा। हाँ। और ओवरऑल आपके घरों में भी हर एक घर में पंखे हैं, कूलर है, एसी है, एनवायरनमेंट क्लीन है, सारे आप हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो ईच एंड एवरी डे इज गुड फॉर सर्जरी। दूसरा, कई बार ऐसा भी सुना हुआ है कि यार मेरी एक आंख में हो गया, कैटरेक्ट करवा लिया, लेंस वगैरह डलवा दिया, अभी मेरी ऑलरेडी उम्र हो गई है, एक पर्टिकुलर एज पे मैं हूँ, क्यों पंगा लो दूसरी आंख के साथ, ठीक है ना, नहीं करवाते हैं। नहीं, ऐसा क्या फर्क पड़ता है, दिखना तो है ही है। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये कहूँगा, आप ना जब अदराई करवा के देखो, हाँ, फिर आपको पता लगेगा कि कितने चेंजेस आते हैं। एक होता है कंसेप्ट जिसको हम बायनोकुलरिटी बोलते हैं। ओके। कि जो डेप्थ परसेप्शन है, क्वालिटी ऑफ विजन है, सुई में धागा आपको डालना है, तो इसको स्टेरोप्सिस बोलते हैं, बायनोकुलरिटी बोलते हैं। हाँ। जब तक आपकी दोनों आंखें काम नहीं करेंगी ना, तब तक ढंग से नहीं डाल पाओगे। यानी भगवान ने सोच समझ के दो आंखें दी है। 2 आंखें दी हैं। अब एक आंख से चला तो लेते हैं, पर वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज है। ओके। और बाय चांस आपका लेफ्ट आई का कैटरेक्ट आपने नहीं कराया, हाँ, पक गया और कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो फिर आप उससे भी तंग रहोगे। अल्टीमेटली तो मुझे कुछ होगा नहीं ना, क्या हो जाएगा, कुछ अल्टीमेट होता है क्या, कैटरेक्ट नहीं करवाऊंगा तो क्या होगा? उसमें कैटरेक्ट नहीं करवाएंगे तो एक तो विजन धीरे धीरे जीरो तो हो ही जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी आप बोलना चाह रहे हो कि अंधापन आ जाएगा, ब्लाइंडनेस उस आई में चलो आपने राइट आई में तो कैटरेक्ट करा लिया, वो तो चलो सही है, बढ़िया चल रही है। लेकिन जिस आई का आपने ऑपरेट नहीं कराया, तो धीरे धीरे जिसको बोलते हैं मोतिया पक के विजन धीरे धीरे जीरो तो हो ही जाएगा। कोई बात नहीं, तब करवा लेंगे। तो उसमें क्या होता है, आपको वो लोग ये सोचते हैं कहीं से चल रहे हैं, दूसरे का पंगा क्यों लेना, राइट। लेकिन जब ज्यादा पक जाएगा, फिर उसके बाद जिसको वर्ड जो आया था काला मोतिया आंखों का, फिर जब वो अगर मोतिया पक के फूल जाता है, तो फिर वो ग्लोकोमा में कन्वर्ट हो जाता है, और वो बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है। यानी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, और फिर ऑपरेट के बाद भी पहले जैसी आईसाइट नहीं आती। अच्छा, आपने वेट भी किया, आपने कॉम्प्लिकेशन भी देखा, फिर आपकी आईसाइट भी रिकवर नहीं हुई, तो वाई और वांट टू वेट, आप अपनी लाइफ और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज करते हो। अच्छा, तो बेटर ये है कि जब आपके आइडियली अगर आपका एक आई ऑपरेट हो गया और दूसरी आई में कैटरेक्ट है तो करा लेना चाहिए। डोंट वेट। भगवान ने 2 आंखें फिर क्यों दी हैं? भगवान एक ही आंख ना दे देता। हाँ, ये इस बात भी सही है, भगवान एक ही आंख दे देता, बट कुछ सोच समझ के, कुछ तो भगवान ने हर एक जो ऑर्गन हमारे बनाए हुए हैं सोच समझ के बनाए हुए हैं। सर, और एक मैंने बात सुनी है कि जैसे मैं बचपन से अच्छा खाना खाऊंगा, हरी सब्जियां खाऊंगा, पर्टिकुलरली कैरेट, गाजर जो बोलते हैं वो गाजर खाऊंगा, और एक अच्छी खाने पीने में अच्छी परहेज रखूंगा सब चीजों में, तो मुझे कैटरेक्ट या ऐसी कोई आंखों की बीमारी होने के चांसेस नहीं के बराबर है? हाँ, अगर आप अपने ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करते हैं तो कैटरेक्ट या आई डिजीज नहीं, बॉडी की जितनी भी डिजीज हैं कम ही होंगी। ऑब्वियसली आप अपना हाइजीन, मतलब आप हेल्थ मेंटेन करें, आप बॉडी मेंटेन करें, आप जनरल हेल्थ सही रहेगी तो आई के क्या आपकी पूरी बॉडी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन पर्टिकुलरली कैटरेक्ट, हाँ वो डिले हो सकता है जो एज रिलेटेड है, लेकिन कभी ना कभी तो देखिए एज के साथ आ ही जाता है वो। ओके, तो हाँ, उसके हम ईयर्स डिले कर सकते हैं विद गुड फूड, गुड हेल्थ। मिस, जन्म लिया है तो एक दिन मरना तो है ही। इसी तरीके से कुछ बीमारियां ऐसी है, कुछ एज रिलेटेड चीजें ऐसी होती हैं कि वो धीरे धीरे, नई गाड़ी पुरानी होने ही वाली है। अगर अच्छे से चलाओगे तो देरी से पुरानी होगी, अच्छे से नहीं चलाओगे तो जल्दी खराब हो जाएगी। तो आई थिंक सिमिलर वे आई थिंक ये चला जाता है। सर, ये तो बहुत सारे मिथ्स के बारे में हो गया, बट आपने जिस तरीके से 50,000 से ज्यादा कैटरेक्ट सर्जरीज करी हुई है, और इतने सारे, और वो भी आप तो गुजरात में पढ़ाई कर रहे थे, और गुजरात में पढ़ाई करी, और उसके बाद बठिंडा आए, और उसके बाद मैंने देखा हुआ है कि हरियाणा, राजस्थान, 200 किलोमीटर से लोग आपके वहां पर गौरामंगल में, ऐसा अभी लेटेस्ट मैंने सुना था, कहीं पे देखा था कि सूरत का कोई थे, वो स्पेशली उन्होंने आपका नाम सुना और उनके पहचान वाले थे, तो उन्होंने वो नहीं सोच के वो बोले कि चलो यार बठिंडा में गौरव मंगला सर के साथ जाके सर्जरी करवा रहे हैं। तो
आपका एक फैन फॉलोइंग पेशेंट्स का देखा हुआ है हम लोगों ने कि दूर दूर से आ रहे हैं। तो क्या आपको कोई ऐसा इंसिडेंस या कुछ ऐसी चीज याद आ रही है जो जो आपके बहुत दिल के करीब है और आप भगवान को ऐसे प्रे करते हो कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे आंखों का डॉक्टर बनाया? नहीं, अच्छे ध्यान में हैं, बहुत केसेस हैं जो थोड़ी सी चीज़ें होती जाती हैं, एवरलास्टिंग मेमोरीज। हाँ हाँ। उसमें एक तो जो मेरे को याद आ रहा है, जब मैं महावीर दल चैरिटेबल हॉस्पिटल में था, बिफोर स्टार्टिंग दिस वेंचर, तो वहाँ पे एक लेडी थी अराउंड 30 ऑफ द एज। ओके। और तब इसमें ये बात होगी लगभग 15 साल पुरानी। ओके। तब इस रीजन में, जो भटिंडा रीजन में पर्टिकुलरली, कोई फुल टाइम रेटिना सर्जन नहीं था। ओके। तो जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं वो नहीं होती थी। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी तो उसके लिए होता था कि आप या दिल्ली चले जाओ या आप चंडीगढ़ चले जाओ। तो उसमें एक लेडी थी, नाम अभी भी याद है, चलो मैं कैमरा पे नहीं बोलूँगा। तो उनके बायलेटरल दोनों आंखों में कैटरेक्ट था। अच्छा। लेकिन कैटरेक्ट तो हर कोई ऑपरेट कर सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। ओके। उनका कॉर्निया ख़राब था, जिसको हम बोलते हैं पुतली ख़राब थी, और जिसको कहते हैं पुपिल डायलेट नहीं होता था, मतलब सब कुछ चिपका हुआ था अंदर से, जिसको हमारे बोलते हैं। और काफ़ी जगह जैसे दिखाया लोकल वगैरह, तो उन्होंने कहा सर इसका कुछ नहीं हो सकता, लिव इट लाइक दिस ओनली। और 30 ईयर्स ऑफ एज ये है। तो मैंने जब देखा, मैं कहा सर आप कहते हो तो मैं बिल्कुल ट्राई करता हूँ। ठीक है, ऐसे केस पहले किए हुए, लेकिन मैं कमेंट नहीं कर सकता आपको कि देखिए कितना फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बट इनका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि मेरे को सारा अंदर से क्लीन करके, विटेक्टमी मतलब पर्दा साफ करके जो है, और उसके बाद ऑयल डाल के फिर देखना होगा। तो उन्होंने ही बोला सर बंद तो वैसे ही, इससे ज़्यादा क्या ख़राब होगा, कोई नहीं, आप ट्राई करो। तो जब मैंने ऑपरेट किया तो 3-4 दिन बाद, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, इतना बढ़िया विजन आया। तो कैसे 10 साल बाद जाके मेरे को दुनिया दिखी है। ओह माय गॉड। और सबसे अच्छे पार्ट ये था कि जो मेरे स्टाफ वगैरह थे उनके घर के आसपास रहते हैं, कि सर उनके यहाँ ना अभी तो दिन रात ना आजकल भजन हो रहे हैं, दे आर वेरी थैंकफुल। सही में। और एक बार उसमें जो एक भजन था, उन्होंने मेरे पास इनविटेशन भी भेजा कि सर आप प्लीज़ आप आए अटेंड कीजिए। और जब एक केस में हिम्मत होगी तो फिर मैंने उसके अदर भी ऑपरेट किया, तो दूसरी भी सक्सेसफुल होगी। एंड दैट लेडी स्टिल एंजॉइंग वेरी गुड विजन। अभी भी मेरे पास जो है फॉलोअप में आते हैं, दिखाते हैं, दे आर डूइंग वेल। एब्सोल्युटली के 30s की एज में एकदम से आपने एकदम पूरा विजन चेंज कर दिया। दैट लेडी इज अराउंड 30 एज की मैंने ऑपरेट किया था। ठीक है, फाइन है, एम्बुलेटरी विजन है, बढ़िया है, घर के काम कर रहे हैं, रोटी खाना बना रहे हैं, बच्चों का ध्यान दे रहे हैं। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि जीते जाते जो भगवान है ना, जो धरती पे भगवान है ना, हम डॉक्टर्स को भगवान बोलते हैं। क्योंकि भगवान तो वैसे बैठा ही हुआ है, बट ये हमारे ऐसे भगवान है जो ऐसे मैजिक्स करते हैं। ऑब्वियसली वो उनके स्किल से, उन्होंने पढ़ाई करी है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी और स्किल्स की मदद से लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनके विज़न को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और यही वजह होगी कि आज 15 साल के बाद भी वो आपको याद कर रही होगी। और वो 6 महीने में एक बार जरूर दिखाना आता है। मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा तो भी हाँ, उनको भी ये लगता है कोई नहीं, डॉक्टर साहब जो चेकअप हो जाता है हमारी तसल्ली हो जाती है। और एक पेशेंट और था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैटरेक्ट होता है वो कंजेनाइटल जन्म से भी हो सकता है। तो उसमें भी एक लड़की थी 6 साल उम्र की, यहाँ नियर बाय टाउन है गिदड़वा, और उनके मदर फादर लेबरर थे। ओके। वेरी पुअर। और उनकी बेटी को जन्म से ही कैटरेक्ट था। ओके। कंजेनाइटल कैटरेक्ट। हाँ जी। अब जो भी घर की कंडीशंस रही होंगी तो 6 साल तक ऑपरेट नहीं करा पाए। ओके। 6 साल की बिटिया, ना स्कूल भेज रहे हो ना, चलो जो भी है था। तो उसमें मैंने अगेन कहा कैटरेक्ट सर्जरी होगी, होगा। तो जब पहले उनका हमने राइट एक आंख का ऑपरेट किया, फिर 1-2 दिन बाद दूसरी आंख का ऑपरेट किया, और बहुत अच्छा विजन आया। तो जो अभी भी उनकी मदर का जो रिस्पॉन्स था, जो मेरे आज भी आंखों में है, कि जो गीली आंखें उनकी आंसू से, और बेटी को कह के बोले कि जिंदगी में पहली बार इसने रंग देखे हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली ये वर्ड आज तक मेरे को याद है कि जिंदगी में पहली बार बिटिया ने रंग देखे हैं।
माय गॉड, सीरियसली मींस ये एक अलग ही बीइंग अ डॉक्टर आपको कितना फील गुड लगता होगा, नहीं मींस कितना अच्छा लगता होगा। हाँ, और वही जो बच्ची थी 6 साल की, तब जब 2-3 मतलब महीने के बाद जब फॉलोअप में आई, तो जो हमारा हॉस्पिटल के बाहर गार्डन था, उसी के जो है 4-5 रोजेस का वो गुलदस्ता बना के लेके आई। तो उसको दिख रहा था कि सो स्वीट ऑफ हर, लाइक यू नो, सही में ऐसी चीजें, आई एम श्योर बीइंग अ डॉक्टर इतने सारे पेशेंट्स आप देखते हो, तो हर पेशेंट की एक अलग स्टोरी होती है। बहुत केसेस हैं, मतलब कई जो दिल को छूने वाले हैं। अब एक केस जब बात चली था कि कई शायद में भी ना पेरेंट्स इग्नोरेंट होते हैं, नॉन केयरिंग होते हैं। दिवाली वाले टाइम की बात है, अगेन एक लड़की 7-8 साल की एज की, नियर बाय हनुमानगढ़ टाउन से, 1 साल पहले दिवाली पे पटाखा छोड़ रहे हैं। अच्छा। आंख में लग गई, वहाँ ख़त्म हो गई। लेफ्ट आई, आई स्टिल रिमेंबर, लेफ्ट आई जो है चोट लगने से ख़राब हो गई। हमारे पास आए, ट्रीटमेंट दिया, आंख नहीं बचा पाए, सीधी सी बात। अब कमाल की बात है, सरप्राइजिंग, शायद कोई यकीन भी ना करे, अगले साल दिवाली पे आई, राइट टाइम में पटाखा मार के। ओह गॉड, सेम एपिसोड, सेम थिंग रिपीट। इस बार क्या हुआ? इस बार पटाखा, फिर हमने वही मेहनत की, उसके कॉर्नियल टीयर था जिसको बोलते हैं, उसका टीयर सूचर किया, कैटरेक्ट किया, वेटेक्टमी की, बड़ी मुश्किल से जो कह लो कि चलो विजन उसका बच गया, एम्बुलेटरी विजन। ये तो नहीं कहेंगे आपके मेरे जैसी आई साइट है उनकी, लेकिन है कि हाँ वो अपने काम करने लायक, अपने पैरों पे खड़े होने लायक है, काम कर रही है। दिस अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसलिए हमारी वीडियोस भी आती है, हम ये कहते हैं कि आप बच्चों का ना पटाखों के टाइम पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। मैंने लाइफ में पहला किससे केस देखा पहली बार इतने मेरे 20 साल के करियर में, आपको बहुत एक दिवाली पे एक आंख, दूसरी दिवाली पे दूसरी आंख। और आपको उस टाइम पे बहुत ऐसे पेन भी होता होगा कि यार मैं बचा नहीं पाया, क्योंकि ऑब्वियसली आप नहीं बचा पाओगे, कुछ चीजें ऐसी है। पेन फील हो अपने पार्ट पे, और गुस्सा हुआ मैं बहुत ज्यादा उनके पार्ट पे, उनके पेरेंट्स के पार्ट पे। हाँ, ऑब्वियसली हाउ इट्स पॉसिबल है कि आप एक आंख में आप डैमेज हो चुका है, और आप अगली दिवाली, वेरी नेक्स्ट दिवाली आप ध्यान नहीं रख रहे हो। अनफॉर्चुनेटली कई बार हम लोग कुछ गलतियां कर लेते हैं और उसके बाद जीवन भर उसको भुगतते हैं। हाँ, और वो पेन रह जाता है। बट आई कैन अंडरस्टैंड, बीइंग अ डॉक्टर ये भी एक ऐसी चीज है जो हरदम आपको याद दिलाती रहती है कि यार ऐसा भी एक केस था जिसके अंदर हम कुछ कर नहीं पाए। सो दैट वाज अमेजिंग। कितने सारी स्टोरीज होती है नहीं डॉक्टर्स की लाइफ में, अगर बात करो तो बात तो चली थी कैटरेक्ट की, और कहाँ उनके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सर ने बताया। तो थैंक्स अ लॉट सर, मीन्स इट वाज रियली वंडरफुल। और पूरे एपिसोड में हमने बहुत अच्छे से आपने पूरा कैटरेक्ट जो है एक्सप्लेन किया। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो जब भी कोई भी देख रहा है, उनको कहीं ना कहीं कैटरेक्ट के बारे में, मोतियाबिंद के बारे में, सफ़ेद मोतियाबिंद के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो आप लाइक मत करना, ये वीडियो को लाइक बिल्कुल भी मत करना क्योंकि लाइक करने से तो क्या ही होगा, है ना। इसको एक चीज़ जरूर करना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, या आपको लगता है कि किसी की लाइफ में ये जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने, गौरव मंगला सर ने हमको बताई है, वो किसी की लाइफ में, कोई पेरेंट्स, कोई बच्चे की निगाह बच सकती है, राइट टाइम पे उपचार हो सकता है, उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि कहीं ना कहीं हम लोग एक अवेयरनेस तो क्रिएट करवा पाए ये वीडियो की तरीके से। बाकी सर ने ऑलरेडी हज़ारों पेशेंट्स ट्रीट किए हुए हैं, उनका एक बड़ा एक फैन फॉलोइंग है, तो पेशेंट्स तो आते ही रहते हैं। बट ये जो एक ट्राई किया है हमने, इसको अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए और लोगों को शेयर करिए। कि सर हमने कैटरेक्ट के बारे में तो ये बहुत सारी जानकारी ले ली, बट जब अभी बात कर रहे थे लेंसेज और ये सब के बारे में, तब मेरे दिमाग में एक चीज़ कब से घूम रही है कि सर ये बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम ले रहे हैं, मोनोफोकल, मल्टीफोकल, ट्राईफोकल, ईडॉफ एंड ऑल द स्टफ। आई एम श्योर इसके पीछे कॉस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा, कि कॉस्टली भी होगा, बिकॉज आप तो जैसे EI कैलिस्टो सूट की बात कर रहे हो, जर्मन कंपनी का, इन्वेस्टमेंट भी बड़ा बड़ा करता है। तो आई एम श्योर कि ये पूरा जो कैटरेक्ट का जो ट्रीटमेंट है बहुत महंगा होता होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज कंपेयर करें और सर जी देखें तो इट्स नथिंग
कॉस्ट अगर देखें, हाँ जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी और लेंसेज चूज करेंगे ऑब्वियसली कॉस्ट तो बढ़ेगी। अगेन मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कई बार ना हम कंपैरिजन करते हैं कि सर वहाँ लेंस इतने में डल रहा है, आपका चार्जेस इतने क्यों हैं। हाँ, ये बहुत सुना हुआ है, कॉमन है। हाँ हाँ, तो मैं कि सर हम सिर्फ लेंस के पैसे नहीं ले रहे हैं आपसे, राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है। हम जो आपको सर्विस दे रहे हैं, जो एक्सपर्टीज दे रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, हाँ, वो भी एड ऑन होता है। एब्सोल्युटली। और अगेन जो लेंसेज की हमने वैरायटी बताई है, सारे लेंस एक जैसे नहीं होते हैं, हाँ, और हर एक के लिए एक लेंस नहीं बना है। जैसे एक शर्ट हर एक के लिए नहीं बनी है, एक शर्ट का कपड़ा एक सबके लिए नहीं बना है। शर्ट के साइज भी होते हैं और शर्ट के कपड़े की क्वालिटी भी होती है। हाँ, जैसे मैंने व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, एक होता है नॉर्मल कॉटन का और एक होता है लिनियन का। दिखने में तो ऑलमोस्ट वैसा दिखता है, बट हाँ, लिनियन पहनते हो तो लगता है कि यू पहना है कुछ। हाँ, तो वही हमारे लिए है कि जो बेसिक कॉस्ट अगर हम देखें तो बेसिक जो मोनोफोकल लेंसेज होते हैं उनकी कॉस्ट हमारे यहाँ 15-16 हज़ार से शुरू हो जाती है। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा लेंस डलवाना चाह रहे हैं, अगेन आपके क्या कस्टमाइजेशन, इट में गो अप टू 1 लाख, नियरली 1 लाख। अच्छा, यानी जिस तरीके की आपकी लाइफस्टाइल है, जिस तरीके की आपकी ज़रूरत है, उस हिसाब से आप लेंस सिलेक्ट करेंगे और उस हिसाब से आपके प्राइसिंग वेरी करेंगे। दैट्स व्हाट मिस आप वही बोलना चाह रहे हो कि उसके हिसाब से, बट इट स्टार्ट विथ 15,000 के आजू बाजू से चालू हो जाता है और फिर लेंस के हिसाब से बढ़ते हैं। और ये पैकेजेस जैसा कुछ होता है? हाँ, ये पैकेजेस ही होता है। इसमें जो लेंस की कॉस्ट, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट, सर्जरी कॉस्ट, ऑल आर इंक्लूडेड। डायग्नोसिस वगैरह, डायग्नोसिस, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड, इट्स लाइक अ पैकेज। ओके। और सर आमतौर पर आजकल इंश्योरेंस और इसका कवरेज, मेडिक्लेम अवेयरनेस अच्छा आया हुआ है, तो लोग मेडिक्लेम वगैरह भी लेते हैं। तो ये लेंसेज के जो प्राइस है वो मेडिक्लेम और इंश्योरेंस में कवर हो जाता है? हाँ, इंश्योरेंस में कवर हो जाता है, डिपेंड ऑन योर पॉलिसी कि आपने कौन सा पॉलिसी, कौन सा प्रीमियम आपने लिया हुआ है, वो कवर हो जाता है। बट आई थिंक ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज में कैटरेक्ट तो इंक्लूड ही होता है, कवर्ड होता है, कवर्ड होता है। लेंस में माइट बी पॉसिबल कि हाँ, मतलब वही कि हर एक कंपनी की पॉलिसीज अलग अलग है। ओके, एक डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सी पॉलिसी ली हुई है, उनके भी सेगमेंट्स होते हैं, प्रीमियम सेगमेंट, उस हिसाब से आपकी ईयरली प्रीमियम भी होता है, उस हिसाब से उनकी कैटरेक्ट सर्जरी की कॉस्ट भी होती है जो रिम्बर्स करते हैं वो। ओके, हाँ, ये डिपेंड ऑन योर पॉलिसी, पेशेंट्स पॉलिसी। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। सर आजकल ये गवर्नमेंट की योजनाएं भी चलती है, आयुष्मान भारत है और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, तो ये उसमें भी ये कैटरेक्ट कवर होता है? हाँ जी, आयुष्मान में कई स्टेट्स में कैटरेक्ट कवर्ड है। ओके, और काफ़ी स्टेट्स में कवर नहीं भी है। ओके, ये स्टेट पॉलिसी है, ये है। तो हर एक में, जैसे अभी तक पंजाब में कैटरेक्ट आयुष्मान में कवर्ड नहीं है। ओके, ओके। ये तो जो आयुष्मान के जो धारक है और ये सब है, उनको करवाना है तो वो जो नॉर्मल तरीके से करवाते हैं वैसे ही करवाना होता है? करवा सकते हैं। हाँ। ओके, ओके। जैसे आपने इंटरेस्टिंग केसेस पूछे थे, केसेस तो डॉक्टर्स की लाइफ में डेली आते रहते हैं, और ये नहीं कि सब सेम है। ईच एंड एवरी पेशेंट, ईच एंड एवरी केस इज़ अ सेपरेट, इज़ अ मेमोरेबल। रोज़ नई यादें बनती हैं, रोज़ नए नए केस। चाहे बीमारी एक होती है लेकिन इंडिविजुअल सेम नहीं होते, लोग अलग अलग होते हैं। तो वैसे कुछ ना कुछ यादें, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी थोड़े दिन पहले यूके से एक यंग लेडी 32 ईयर्स ओल्ड मेरे पास आए। उनको काफ़ी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स थी, मायोसाइटिस एंड ये सब जो भी, और उनका स्टेरॉइड ट्रीटमेंट चल रहा था, और स्टेरॉइड की वजह से यूके में उनका कैटरेक्ट बन गया था दोनों आँखों में। ओके। और बाय प्रोफेशन शी इज़ लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके। तो वहाँ डायग्नोज हुआ उन्होंने, और टू माई सरप्राइज वहाँ पे नेचुरल है, हमारे यहाँ तो लोग सुन भी नहीं, कि जब उन्होंने अभी हफ्ते पहले मैंने दोनों आँखों का ऑपरेट किया है, नवंबर से नवंबर, इनफैक्ट अक्टूबर लास्ट में ऑपरेट किया है मैंने, और उनको जो डेट मिली है यूके में वो जून 2026 की मिली है ऑपरेट करने की। तब तक तो पता नहीं उनका क्या हो जाता। नहीं, कैटरेक्ट तो बढ़ेगा, वो तो है ही है, लेकिन जो सरप्राइजिंग है 6 महीने जो उनका वर्क, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्किंग आवर्स जो हैम्पर हो रहे हैं, नॉट ओनली इमोशनली, और ये तो प्रोग्रेसिव डिजीज, हाँ, इमोशनली, फिजिकली
एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो कितना बड़ा बर्डन है। राइट राइट ठीक है ना। और फिर जब हमारे पास आए, ऑब्वियसली दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इंडियन डॉक्टर, मेरे पास वहाँ अपॉइंटमेंट के लिए भी उन्हें मिनिमम हफ्ता 10 दिन वेट करना होता है। मेरे पास सुबह आए, घंटे में मेरे कंसल्टेशन हो गई, ठीक है, दोपहर तक उनका सारा प्री डायग्नोस्टिक वर्कअप हो गया, जो लेंसेज उनके डालने थे, चलो ऑर्डर वगैरह, वो उनका भी कस्टमाइज लेंसेज, उनके जैसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है तो उनको मैंने एडॉफ लेंस ही प्रिस्क्राइब किया कि आपको ड्राइव भी करना है, आपको कंप्यूटर भी देखना है, नियर ग्लासेस आप लगाओगे कोई बात नहीं, तो एडॉफ उनको रिकमेंड किया। और आप यकीन मानिए जो लेंस उनको यूके में रिकमेंड किए गए थे, मैंने भी वही रिकमेंड किए, सेम कंपनी सेम अवेलेबल, इंडिया में अवेलेबल है, सेम टेक्नोलॉजी जो वहाँ अवेलेबल वो इंडिया में अवेलेबल है। क्योंकि अभी जो भी कह लो, हम लोग मेक इन इंडिया, हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, आने वाले आई होप 5-10 सालों में और प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन अभी भी जो हमें लेंसेज हैं, जो सर्जिकल मशीन्स हैं, जो माइक्रोस्कोप है, वो बाहर से इंपोर्ट ही करानी पड़ती हैं। इंडिया में अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में सारा अवेलेबल है यहाँ। हाँ, तो उनको मैंने एक आई ऑपरेट की, अगले हफ्ते दूसरी आई ऑपरेट की, वो दिखा के नाउ इज रेडी टू मूव बैक टू यूके एंड अगेन रिज्यूम हर वक्त। क्या बात है। अगले वीक की उनकी रिजर्वेशन है वापस जाने की। ये तो मैं ये कह रहा, जैसा ब्यूटी ऑफ इंडिया के मेडिकल प्रोफेशन खासकर, और आप कंपैरिजन करें ना, अगर वहाँ पे जो कॉस्ट है, अगर सर्जरी की वहाँ कन्वर्ट करके देखो, इट्स मोर देन 10 टाइम्स ऑफ इंडियन कॉस्ट। मैं बात कर रहा था डॉक्टर आकाशदीप गोयल सर के साथ, क्योंकि कल मैं जब उनसे बात कर रहा था, उसके एक दिन पहले ही मैं वासुआई इंस्टीट्यूट में गया था, और ऐसे उनसे बात करने के लिए, तो मैंने कुछ कनाडा के लोगों को देखा था, तो मैंने सर को भी वही पूछा था। और ऑब्वियसली आपका तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपने इतने सारे पेशेंट्स देखे हुए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यहाँ पे जो बिकॉज हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो रीजन है, यहाँ के बहुत सारे लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, तो ये क्या रेगुलरली आते रहते हैं? हाँ बिल्कुल रेगुलर आते हैं, हमें काफ़ी लोग, नॉट ओनली ये कहना है, गल्फ कंट्रीज से भी बहुत आते हैं। देखिए, हम पर्सनली मैं अगर जो कहना चाहूँगा कि ये जो कंट्रीज हैं उनके सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। हम लोग नो डाउट हमारे इंडिया में सिस्टम्स नहीं है, लेकिन उस सिस्टम्स की वजह से वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिले हो जाती है। यू हैव टू फॉलो ए प्रॉपर प्रोटोकॉल। आप किसी भी स्पेशलिस्ट पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको बेसिक पहले जीपी जनरल प्रैक्टिशनर देखेगा, फिर उसको सही लगेगा, तब आपको जो है वो स्पेशलिस्ट को की ओपिनियन ली जाएगी, उसमें महीनों निकल जाते हैं क्योंकि लिमिटेड डॉक्टर्स हैं। हाँ, पर लिमिटेड डॉक्टर्स का भी अगेन कहूंगा जी, अगर आप रेशियो देखें तो हमारे से बेटर है वहाँ पे। हाँ, वो भी है, पर पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, दे आर बेटर देन इंडिया। हाँ, पर जो भी है, और लेकिन वो डिले हो जाता है। तो अब जैसे मैंने बताया कि 10 टाइम्स द कॉस्ट, तो उनका क्या होता है कि इंडिया आना, उनके आने जाने का जो खर्चा फ्लाइट का होता है वो कवर होना, फिर जो वहाँ से अपने फैमिली के साथ फिर रहते हैं, फिर ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर वापस जाते हैं, तो कॉस्ट वाइज भी बहुत कम पड़ता है। और सेम टेक्नोलॉजी, सेम टेक्निक, सेम लेंसेज, एवरीथिंग सेम, एंड एक्रेडिटेशन सेट पार NABH, हाँ, जो क्वालिटी को एक थप्पा देता है इंडिया के अंदर कि ये पर्टिकुलर अस्पताल या हॉस्पिटल जो है वो क्वालिटी मेंटेन करता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करता है। तो वासुआई इंस्टीट्यूट इज NABH एक्रेडिटेड, तो वो भी आई थिंक अट्रैक्ट करता होगा ये। हाँ डेफिनेटली, जो हम लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, NABH एक्रेडिटेड हमारा हॉस्पिटल है, तो हमारा हमेशा मोटो ये रहा है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट एनवायरनमेंट हम अपने पेशेंट्स को दें। तो आई थिंक सर की ओर से मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि जो अपने जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, फैमिलीज हैं जो बाहर बसे हुए हैं, और अपने तो अपने होते हैं मिस कुछ भी कह लो, और जब आप मुसीबत, वो नहीं बोला जाता है, मुसीबत में तो अपने ही काम में आते हैं। और जब बीमारी होती है, और ऐसी बीमारी होती है जिससे आपको पूरी आपकी लाइफस्टाइल जो है वो हैम्पर हो जाती है, तो व्हाई नॉट अपने। तो इसीलिए मेरे ख्याल से देख रहा हूँ कि आपके वहाँ पर ये NRI भी और फॉरेनर्स भी दिख रहे हैं मुझे। हाँ, इसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। हमारे पंजाब से काफ़ी लोग बाहर सेटल्ड हैं, और खासकर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जो वहाँ पे इंश्योरेंस से रिम्बर्स नहीं हो सकता, वो इंडिया में आके कराते होते हैं। हाँ, क्योंकि जो जिस तरीके से आप बता रहे हो, कॉस्ट वाइज इज ह्यूज डिफरेंस, एंड दैट टू अ टाइमली ट्रीटमेंट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ,
तो टाइमली ट्रीटमेंट, क्वालिटी और कॉस्ट, ये सारा मिल रहा है और अपनों का प्यार मिल रहा है। क्योंकि आप अपनों के बीच हो ना, अपनों के बीच है। तो एक बस आपको पता होगा एज अ ट्रीटमेंट आप कितना भी कर लो, बट एक होता है ना कि अपनों के बीच होता है ना, तो उसका हीलिंग प्रोसेस पता नहीं एकदम से अच्छा हो जाता है। वार्मथ होता है, एक वार्मथ होता है, एम्पैथी होता है कि अपने लोग हैं यार, अपने लोगों के बीच में अचानक से वो खुशियाँ आ जाती है। सो अमेजिंग सर, थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग विथ यू। हमने पूरी ये कैटरेक्ट को डिकोड कर दिया बेसिकली। सही बात है। आपके साथ रहते रहते हमारे पेशेंट्स और हमें भी कुछ अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।